अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। हमारी तबीयत पहले से बेहतर है। दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट मशहूर हुए, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले आप अगर जिन लोगों को रोमांस नहीं पसंद या कुछ भी, आप हमारे चैनल पे नावल जो रिसेंटली 3 मंथ से अपलोड हो रहे हैं, तकरीबन 2 मंथ से, आप उन्हें ईज़िली रीड कर सकते हैं बगैर किसी भी ऑकवर्ड मोमेंट के, ठीक है। हम इस चीज़ को हमने पूरा पॉसिबल बनाया हुआ है कि आप लोग अच्छे से रीड करें। बेशक आप लोग किसी के सामने भी रीड कर सकते हैं, इतना हद तक पॉसिबल बनाया है। अगर मतलब मैंने अपनी तरफ से, मैं हिबा हूँ और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। सारा को भी मैंने कहा था, अब सारा का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जहाँ तक मेरी वॉइस है, इन चीज़ें जो नॉवल मेरी वॉइस पे है ना, लास्ट 2 मंथ है, आप उन्हें किसी भी जगह ईजीली रीड कर सकते हैं या कोई भी सुन सकते हैं, ठीक है, फ्री होके। चले खैर, नावल का नाम वीडियो के लास्ट में होगा, ठीक है। और आज टारगेट दिया है उन्होंने, तो प्लीज़ मेरे कहने पे प्लीज़ 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रीड करके भाग जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, हमें सब पता है, हम ज़्यादा कहते ही नहीं हैं, यहाँ बस सरसरी सा कहते हैं कि लाइक जोर दे के, वैसे नहीं। खैर, अगर ये भी उन्होंने लिखा है, अगर आपको वॉइस ओवर वाली लिखना था शायद, का पढ़ना नहीं पसंद तो रिटर्न में भी है डियर, ठीक है। ये उन्होंने लिखा है, आप लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आपको हमारा पढ़ना पसंद नहीं है तो रिटर्न में भी है। साथ में उन्होंने डियर भी लगाया, तो उन्होंने लाइक एहतराम से लिखा है। चलिए नावल रीड करते हैं। सलमान, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आफाफ ने अपने मनकूह से तीसरी दफ़ा पूछा, जो इसके सवाल पर शातिराना अंदाज में मुस्कुरा दिया। आज ही इनका निकाह हुआ था और वह शाम में इसे कहीं घुमाने का कहकर अपने साथ ले आया था। गाड़ी एक आलीशान 7 स्टार होटल के सामने रुकी थी। वो इसे अपने साथ लिए अंदर बढ़ा। 5 मिनट में एक कमरे में मौजूद थे, जहाँ सोफे पर एक 28 साला नौजवान टांग पर टांग रखे बैठा था। इसकी नज़र बिल्कुल ऐसी थी जैसे चीता अपने शिकार को देख रहा हो। आफाफ को एकदम ही घबराहट होने लगी थी। सलमान, चलो यहाँ से, इसने सलमान का बाजू खींचते कहा, जिसे इसने सिरे से नज़रअंदाज करते सामने बैठे शख्स को देखते बोलना शुरू किया। मिस्टर सरदार, मैं अपनी मनकूहा को ले आया हूँ। डील के मुताबिक आप इसके साथ जो मर्जी कर सकते हैं, बदले में मुझे वो डील दे दें। इसकी बात पर आफाफ का दिल बंद सा हुआ। सलमान, वो रो देने को हुई, इतना बड़ा धोखा? मैं कैसे मान लूँ कि अंश हुई है? तुम्हें तो पता है मुझे कच्ची कलियाँ पसंद हैं। इसने एक नज़र आफाफ पर ऊपर से नीचे तक डालते हुए कहा, सरदार, मेरा इससे आज ही निकाह हुआ है और इसे मैं यहाँ ले आया। नहीं यकीन तो आप इसके साथ खुद रात गुजार कर देख सकते हैं, ये बिल्कुल अनटच है। इसने आफाफ को सरदार की गोद में फेंकते हुए कहा, तुम तो काफ़ी खूबसूरत हो माई लिटिल थिंग। इसने आफाफ के चेहरे पर अपनी उंगली फेरते कहा, जिस पर इसके औसान ठिकाने आए, जो इतने बड़े हादसे पर मुंजमद हो गए थे। छोड़ो मुझे, जाने दो, रहम करो मुझ पर। इसने सरदार को धकेलते हुए कहा और फ़ौरन सलमान के पास गई। सलमान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, तुम अपनी ही बीवी को कैसे बेच सकते हो? ये गुनाह है, हराम है ये, मैं तुम्हारी निकाह में हूँ। सलमान प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ। रोते रोते इसकी हिचकियाँ बन गई थी, जबकि सरदार इस लड़की को दिलचस्पी से देख रहा था। जहाँ लड़कियाँ इसकी कुर्बत के लिए मरती थी, ये लड़की से दूरी बनाना चाहती थी। कुछ तो बात थी इसमें। गुनाह की बात है तो मैं तुम्हें तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। मुझे ऐसा फील होने लग जाता है, वैसे मैं मौलवी हूँ, जब निकाह पढ़वा रहे होते तब। और तलाक देने का तो बस रहने ही देना, सेक्शन ही नहीं है अपना, तो गर्ल्स का तलाक नहीं दे सकते। अब ऐसा थोड़ी ना है मैंने तुम्हें खुला दी, खुला दी। अब खुश, अब तुम मेरे निकाह में नहीं, जाओ सरदार को खुश करो। इसने आफाफ का मुंह दबोचते दोबारा इसे सरदार के कदमों में फेंका और बाहर निकल गया। प्लीज़ मुझे जाने दे, मेरे साथ कुछ मत करना। इसने फ़ौरन सरदार के आगे हाथ जोड़कर कहा और पीछे खिसकने लगी। अगर तुम इस बिल्डिंग से 5 मिनट में निकल गई तो मेरे आदमी तुम्हें जाने देंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ से ना निकल पाई तो आज रात मेरे बिस्तर पर मुझे खुश करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है लिटिल थिंग। इसके अल्फाज थे या आब हयात। व फ़ौरन इस बात में सर हिलाती तेज़ी से बाहर भागी थी। लिफ्ट से वह चलती नीचे पहुंच जाती, तभी इस तरफ भागी जहां सलमान इसकी दोस्त के साथ बाहों में बाहें डाले बड़े बुरे फेल अंजाम दे रहा था। आज तो पूरी तरह इसके कदमों तले ज़मीन खींच ली गई थी। कहाँ जाती वो, तुम जलील इंसान, मेरे ही दोस्त के साथ मुझे धोखा देते रहे। इसने एकदम सलमान का कॉलर खींचते कहा था। वो दोनों हड़बड़ा गए। सलमान, इसे वापस भेजो, ये भाग गई तो डील कैंसिल हो जाएगी। सबा ने सलमान के गले का हार बनते कहा, तो इसने फ़ौरन अफवाह को दबोचा और एक जोर का थप्पड़ मारकर इसके हिसाब झुंझुना उठे और लम्हा लगा था इसे दुनिया जहां से गाफिल होने में। जब इसे होश आया तो वह कालीशान बेड पर थी, इसके कपड़े बदल दिए गए।
तो तुम नहीं जा पाई लिटिल थिंग, अब वादे के मुताबिक तुम मेरी। उसने इसकी गर्दन दबोची थी। प्लीज़ रुक जाओ, मत करो ऐसा, मैं जीते जी मर जाऊंगी। ये कहने के लिए तुमने देर कर दी। वो दोबारा इसके हाथ अपने काबू में करते हुए बोला था। तो फिर मुझसे निकाह कर ले। इसकी बात सुनकर वो दो पल को रुका और फिर कहका लगा कर हंसा। वो क्यों जैसे हंसा है, मैं हंसने वाली नहीं हूँ। तुम्हें क्यों कर लगा कि मैं तुम्हारी बात मान लूँगा लिटिल थिंग? और वैसे भी जहाँ काम निकाह के बगैर हो रहा हो तो फिर इस खड़ाक को पालने की क्या ज़रूरत है? इसने अफाफ पर झुकते इसकी खुशबू अपने अंदर उतारते कहा। प्लीज़ प्लीज़ खुदारा मुझ पर रहम करें। आप एक दफ़ा, बस एक दफ़ा मुझसे निकाह कर ले, फिर मैं आपकी राह में एक रुकावट नहीं बनूंगी। रोते रोते इसकी हिचकियाँ बन गई थी, जो सरदार को सरासर नागवार लग रही थी। और इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? इसने कोहनी के बल करवट लेते इसे देखा था। इसे नीम रजामंद होते देख अफाफ पे जान आई थी। आप जब चाहें मेरे पास आ सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। इसने नज़रें नीचे कर, और अगर तुम अपनी बात से मुकरी तो याद रखना तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। आई हैव अ क्वेश्चन। अभी इसका निकाह हुआ था और इसका मन को उसे मतलब लाइक इधर ही ले आया। उसने कहा था कि वो अनटच है, लाइक जो भी, लेकिन वो नहीं, क्या कहते हैं उसे, इद्दत, वो कहाँ गई? वो होती है कि नहीं, मुझे कोई बता सकता है प्लीज़? चले आगे बढ़ते हैं। फिर क्या था, सरदार ने आनन फानन निकाह के इंतजाम किए थे। अफाफ बिनते सियाल के आपको सरदार वल्द खान से 50 लाख के अवज़ निकाह कबूल है? तीसरी दफ़ा पूछने पर भी जब वो कुछ ना बोली तो सरदार ने गर्दन और नज़रें दोनों तिरछी करते इसे देखा था और इसके एक हाथ इसकी कलाई पर रखा। इसके अलावा से अफाफ के जिस्म में बरकी दौड़ गई थी। इसने बाबिशकल थूक निकला और इसकी सरकती उंगलियों में छुपी वार्निंग को अच्छी तरह समझ गई थी। तब फ़ौरन निकाह के लिए कबूल है कहा था। निकाह के बाद वो फुर्सत से इसे देख रहा था, जो परेशानी से उंगलियां चटका रही थी। तो मैडम, आप यहाँ खुद आएंगी या मैं वहाँ तशरीफ़ लाऊं? इसलिए ज़ेरे लब मुस्कुराते कहा तो वो कब हुए बोली। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने अपना कहा पूरा किया, अब तुम अपना कहा पूरा करो। प्लीज़ मुझे जाने दें। नो माई डियर लिटिल थिंग, अब तुम अपने कहे से मुकर नहीं सकती। नहीं, आप मेरे करीब नहीं आ सकते। पहले आपको सलमान के साथ डील कैंसिल करनी होगी। इसने बामुश्किल सांस लेते कहा तो इसे घूर कर देखने लगा। एक और फरमाइश, अगर तुम अपना वादा पूरा करो तो इसके बारे में सोचा जा सकता है। वैसे ये नावल मैंने पहले रीड किया हुआ है और उस टाइम इतना गुस्से में थी ना, लाइक मैं इतना ज़्यादा बोली उस लड़की को भी और सरदार का भी, लेकिन इस टाइम नहीं बोलूँगी। बहुत से लोगों को मुझसे ये शिकायत है, तो कुछ नावल चले खामोशी से रीड करते हैं। उन लोगों के लिए उन 1% लोगों के लिए जिन्हें खामोशी से रीड करना पसंद है। चलें, अब से पूरे नावल में नहीं बोलूँगी। अगर मैं नावल सुबह को किया और मैं थोड़ा सा बोल गई तो सब वैसे मुझे फ़ौरन याद आ जाएगा, क्योंकि सुबह को जाते जाते शायद मुझे भूल जाए। तो इस वजह से मैं बात पहले से कर रही हूँ, लेकिन मुझे याद आ जाएगा तो मैं फ़ौरन चुप हो जाऊँगी। लेकिन मैं अब नहीं बोलूँगी अब से बात, ठीक है? आप इजीली नावल रीड कर सकते हैं। इसका सीज़न 2 अगर मैंने पढ़ा तो वैसे नहीं, उसमें भी मैं नहीं बोलूँगी। एक और नावल है, वैसे वो फ्रेश नावल है, उसमें कोशिश करूँगी ना बोलूँ, क्योंकि वो नावल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन खैर चलें पढ़ते हैं। ये तुमने बहुत अच्छा किया सियाल। अफाफ का निकाह सलमान से करके कितना अच्छा है वो, इसने हमारी बिजनेस में कितनी मदद भी की। रुबीना अफाफ की सौतेली माँ ने सियाल अफाफ के बाप से कहा, जो इसकी बात पर इस बात में सर हिला कर रह गया। अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कोई कारोबार शुरू कर सकें, वरना तो कब से हमें नुकसान हो रहा था। सियाल ने भी इसकी बस से पुश्त चाल से अनजान कहा। वो ये तक ना समझ सका कि रुबीना अपनी बेटी फरियाल से भी तो सलमान का निकाह कर सकती थी, फिर अफाफ से ही क्यों? मगर वो शख्स इस बात से अनजान था कि इसके एक फ़ैसले ने इसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था, जिस पर रुबीना शातिराना अंदाज में मुस्कुराती। यह सब इसी की प्लानिंग थी। इसे अफाफ की खूबसूरती से शुरू से ही हसद था, तभी लाखों में इसने अफाफ को बगैर इल्म मिलाई से बेच दिया। अपनी बेटी फरियाल को भी इस बात से अनजान के किसी का बुरा चाहने वाले खुद भी मकाफात का शिकार हो जाते हैं। सुबह जब वो उठी तो इसने फ़ौरन अपना हुलिया देखा था। क्या देख रही हो लड़की? ऐसी कोई खुशफहमी ना पालो, कुछ नहीं हुआ कल। और फ़ौरन नीचे का रुख करो, सरदार साहब को इंतज़ार पसंद नहीं। इस मेड ने हकारत से अफाफ को कहते मायनी खेसी से कहा, लेकिन वह इसके इस तरह देखने पर शर्मिंदगी महसूस करने लगी और फ़ौरन फ्रेश होने वाशरूम चली गई। तैयार होकर हाल में आई तो सरदार ने खींचकर इसे कुर्सी पर बिठाया। सलमान और सबा इसे यूं देखकर काफ़ी हैरान हुए थे। इतनी अहमियत की हामिल कब से होगी अफाफ सरदार के लिए? तुमने तो कहा था तुम उनके साथ डील नहीं करोगे, फिर ये सब क्या है? अफाफ ने इसके कान में घुसते कहा तो वह ज़रीलब मुस्कुरा कर रह गया। वादे से मुकरने वालों को ख्वाहिशें करने का कोई हक नहीं।
सरदार ने आफाफ की आंखों में आंखें डालकर कहा तो वह फ़ौरन नजरें चुरा की। सरदार अब प्लीज़ इसे साइन कीजिए और ये डील मेरे नाम कीजिए। सलमान ने अपनी शर्ट का बटन बंद करते गर्दन अकड़ाते फ़ौरन फाइल आगे करते कहा। साथ एक और कॉम्पिटिटर अपनी फाइल लिए खड़ा था। सलमान, मेरी गर्लफ्रेंड ही चाहती है कि ये डील तुम्हें मिले, अब क्या किया जा सकता है? सरदार ने आफाफ को अपने नज़दीक करते कहा। वह कसमसा कर रह गई। ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी चाइनीज़ फिल्म नहीं कह सकते, वो मुझे तो बोलना नहीं था। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। पागल लड़की। सो सॉरी, अब नहीं बोलूँगी। सही कह रही हूँ, प्लीज़ गुस्सा नहीं, वो अचानक ही मुँह से निकली। अब पक्का नहीं बोलूँगी, जो मैंने कह दिया ना, नहीं बोलूँगी। क्या मतलब सरदार? मैं कुछ समझा नहीं। वो बुखला सा गया था। बनी बनाई खीर हाथों से जाने का डर था। मतलब साफ है सर, ये डील मेरे नाम कर चुके हैं। इसका कॉम्पिटिटर बोला तो इसके हाथों से तोते क्या सब कुछ छूट चुका था। ऐसा नहीं हो सकता सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आफाफ, तुम कहो ना सरदार से, ये तुम्हारी बात मानेंगे। वो रो देने को हुआ। मुझसे ये कहने से पहले तुम्हें मर जाना चाहिए था जलील इंसान। तुम्हारी सज़ा इससे भी बदतर होनी चाहिए। इसके इस तरह कहने पर सरदार ने दिलचस्पी से इसके तासरात देखे। सरदार, सबको बाहर निकाल दीजिए, मैं और आप अकेले कमरे में चलकर डील की बात करते हैं। आफाफ की दोस्त फ़ौरन आगे आती वाहियात अंदाज में बोली तो आफाफ ने एकदम मुंह मोड़ लिया। सरदार आफाफ को लेता खड़ा हुआ। मैनेजर, तुमने सुना ना, फालतू चीज़ों को कमरे से बाहर फेंक दो। इसके कहने की देर थी कि मैनेजर ने फ़ौरन सलमान और आफाफ की दोस्त को धक्के देकर बाहर निकाला और इनके जाते ही सरदार आफाफ को लिए कमरे में चला गया था। प्लीज़ मुझसे दूर रहें। इससे पहले कि वो उसकी जानिब झुकता, बाहर से किसी का पैगाम आया था, तुमसे मैं आकर निपटता हूँ। जैसे ही वो वहाँ से गया, आफाफ वहाँ से भाग चुकी थी। पहले वो अपने हॉस्टल आई थी, फिर यूनी में जहाँ कोई फंक्शन जारी था। सरदार जब वापस लौटा तो आफाफ वहाँ मौजूद ना थी। मुझे फ़ौरन इसका पता ढूंढ कर दो। इसने गुस्से से लंबीचते अपने गार्ड से कहा। यह तुमने अच्छा नहीं किया लिटिल थिंग, वेट एंड वॉच। यूनी में से फंक्शन के इंतजाम देखते देखते काफ़ी वक्त गुजर गया और जैसे ही मेहमान खुसूसी के इस्तकबाल का वक्त आया तो इसका सांस सूख गया, क्योंकि सामने कोई यूं नहीं बल्कि सरदार खड़ा था, जिसके चेहरे की मुस्कुराहट साफ चितलाती हुई थी कि आखिर मुझसे बचकर जाओगी कहाँ। वो पलटकर अपनी टीचर के पास गई। मैम, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इसने सर थामते कहा। तुम इस परेशानी से इसे देखने लगी। जाएँ बेटा, टेक योर टाइम। वो फ़ौरन कहीं भी बिना देखे नजरें नीचे किए वहाँ से निकलती चली गई। जैसे ही वो बाहर लोन से खामोश शीशे में आई, किसी ने इसके मुंह पर हाथ रखा था और इसे खींचने लगा था कि वो चला भी ना सकी। जैसे वो ग्राउंड से जाने लगी, किसी ने से मुंह पर हाथ रखकर पीछे खींच लिया। कोई बाकायदा इसे मुसलसल खींच रहा था और खींचकर ग्राउंड के पिछले हिस्से में ले गया जहाँ दरख्त ही दरख्त थे। इसने मर्दाना हाथ को मुंह से हटाना चाहा जब इस शख्स ने खींचकर इसे दरख्त से पिन किया। तुम क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता। सरदार ने इसकी लट को अपनी उंगली पर लपेटते कहा तो वह हाथ छुड़ाने के लिए छटपटाई। छोड़ो, मुझे जाने दो। हाँ, अपना किया वादा तो याद होगा तुम्हें। इसने इसके चेहरे पर फूंक मारते कहा तो आफाफ ने फ़ौरन आंखें बंद की। कौन सा वादा? मैं किसी वादे को नहीं जानती। इसने अपनी बात से मुकरते कहा। अगर मैं चाहूँ तो चुटकियों में तुम्हें गायब कर दूँ, मगर अभी मेरा दिल नहीं भरा तुमसे। सरदार ने इसकी बेबसी से लुत्फ़अंदोज़ होते कहा तो आफाफ की आंखों में आंसू चमकने लगे जो सरदार को चुभे थे। इस बोरिंग दुनिया में तुम ही तो मज़े की चीज़ हो लिटिल थिंग। तुम्हें कैसे अपने से दूर जाने दूँ? अगर तुम दूर चली गई तो मेरी दुनिया में मज़ा नहीं रहेगा। इसने दिल में सोचा और इसकी गाल को नरमी से छुआ था, जबकि वो आंखें फाड़े इसे देखने लगी। देख लो, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो तो मैं तुम्हें स्कॉलरशिप दिलवा सकता हूँ। तुम्हारी असाइनमेंट में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्या कहती हो? इसने एक आंख विंक करते कहा तो वह सोचने पर मजबूर होगी। घर में तो इसकी कोई अहमियत नहीं थी, फिर ये ऑफर इसके लिए कोई काफ़ी फ़ायदेमंद भी थी। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं। तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा। वो इस पर चीखते हुए बोली तो इसने कान में उंगली फेरी जैसे बदमज़ा हुआ हो। लेट्स सी। ओह बेब्स, इसने इसके करीब होते कहा था। वो इसे धक्का देती वहाँ से भाग गई थी। अभी वो क्लास में आई थी कि डीन का बुलावा। क्या आप जानती है ना कि ये प्रोजेक्ट इस यूनिवर्सिटी के लिए जितना ज़रूरी है, इसके लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, जो हमें सर ही दे सकते हैं। तुम्हें हर हाल में इन्हें कन्विंस करना होगा। जी सर, मुझे यकीन है वो मान जाएंगे। चलो, वो अंदर ही है। जैसे वो अंदर आई, बिजनेस के मालिक को देखकर इसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि सरदार था। इसकी हैरत भांप कर वो मुस्कुराया था। अगर आप बुरा ना माने तो हमें अकेला छोड़ दें, क्योंकि मैं इनसे प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। इसकी बात सुनने की देर थी कि डीन गधे के सर से सिंह की तरह गायब हुआ था। आफाफ ने जहर का घूंट भरा और अपनी फाइल इसे देती समझाने लगी। थोड़ी ही देर में सरदार ने बारीकी से इसकी कई गलतियाँ निकाल दी थी।
तो ये सरदार बिजनेस में भी सबका किंग है, तभी मेरी गलतियाँ इतनी जल्दी नोट कर ली। बाकी के प्रोसेस के लिए तुम्हें मेरे ऑफिस आना पड़ेगा और मुझे यकीन है तुम आओगी। इसने स्पार्ट लहजे में कहा तो फाफ हूँ करके रहेगी। मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप यकीनन ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। इसने खड़े होते कहा, अच्छा ऐसी बात है। यू चीटर, ये कैसी हरकत है? ये यूँ नहीं है, यहाँ कोई भी आ सकता है। अफाफ ने हाथ पाँव मारते कहा, तो तुम्हारा मतलब यहाँ नहीं मगर घर चलकर। इसने महजूज होते कहा तो वो दांत पीस कर रहेगी। प्लीज़ मिस्टर सरदार, मुझे उठने दें, मुझे वॉमिट फील हो रही है। अगर मैं कुछ देर ऐसे ही रही तो आपका ड्रेस ख़राब होने का खदशा है। इसने अपनी तरफ से चाल चलते कहा तो वह इसकी चालाकी समझकर मुस्कुरा दिया। ओह ऐसी बात है, प्लीज़ मुझे जाने दें। अगर कोई हमें इस हाल में देखेगा तो बदनामी तो तुम्हारी होगी। तुम लड़की हो, कीचड़ तो तुम्हारे किरदार पर उछाला जाएगा। इसलिए बोलो, आओगी मेरे ऑफिस या नहीं? सही है या नहीं? इसकी धमकी से वो बुरी तरह डर गई थी। प्लीज़ कोई आ रहा है, छोड़ो मुझे। इसकी आंख से आंसू बह निकला था। इसने कदमों की आवाज़ पर आखिरी इल्तिजा की, बोलो हाँ या ना। मिस्टर सरदार, क्या बातचीत हो गई? प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है? डीन ने इन दोनों को देखते हुए अंदर दाखिल होते पूछा। जहाँ वो दोनों अलग अलग सोफों पर बैठे नहायत संजीदा लग रहे थे। अफाफ को अभी तक पसीना आ रहा था। वो सोच करके एक सेकंड की भी देर हो जाती तो इसकी इज्जत 2 टके की रह जाती। मिस्टर अतहर, इनसे मेरी बात हो गई है। डील फाइनल करने के लिए इन्हें मेरे ऑफिस भेज दीजिएगा, बाकी काम वहीं होंगे। इसने झटके से खड़े होते अपने कोट का बटन बंद करते हुए कहा और एक गहरी नज़र अफाफ पर डालकर बाहर चला गया। जिसके बाद डीन अफाफ को वहाँ जाने के लिए मनाने लगा था। बहुत ज़बत के बावजूद वो वहाँ मौजूद थी। ये रही फाइल, साइन कीजिए, मुझे जल्दी जाना है। अफाफ ने इसके ऑफिस आते फ़ौरन काम निपटाना चाहा था। सरदार ने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे आईब्रो झुकाकर इसका एटीट्यूड देखा था। इससे पहले कि हम ये बात करें कुछ और बातें हो जाएं, इसने शरीर लहजे में कहा तो अफाफ को ठीक ठाक तब चढ़ी। मिस्टर सरदार प्लीज़ काम की बात करें, मुझे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। अफाफ ने दांत पीसते कहा, क्या वाकई इनमें भी नहीं? सरदार ने तस्वीरों का पैकेट इसकी तरफ फेंकते कहा, जिसमें इसकी बहन की दूसरे मर्दों के साथ नहायत काबिल एतराज़ तस्वीर थी। ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। आप यूँ मेरी बहन को ब्लैकमेल करके इसकी ऐसी शर्मनाक फ़ोटो नहीं खींच सकते। किसने हक दिया आपको? वो भी यकीनी से तस्वीर देखती इस पर धारी थी, लिटल थी। गौर से देखो तस्वीरों को, क्या किसी भी एंगल से लग रहा है कि ये किसी ने ली है? बल्कि ये बजाते खुद तुम्हारी बहन ने बनाई है। इसने तमस्खराना अंदाज में कहा तो वो मुठियाँ बीच कर रह गई, क्योंकि सच्चाई यही थी। प्लीज़ मिस्टर सरदार, मेरी बहन नादान है, प्लीज़ ये तस्वीर डेल कर दें। इसने गिड़गिड़ाते हुए कहा तो वह अजीब अंदाज में मुस्कुराया। हर एक चीज़ की कीमत होती है। जैसे कुछ लोगों ने मुझे ये तस्वीरें भेजकर पैसे मांगे और मैंने इन्हें दे दिए, मगर अब वो कीमत तो मुझे अदा करोगी। इसकी भी एक कीमत है कि तुम आज रात मेरे घर आओगी, क्या तुम्हें मंजूर है? इसने दिलचस्पी से कहा, कभी नहीं। वो ज़ोर से चीखी थी। ठीक है, तो फिर कल सुबह हेडलाइन में अपने ख़ानदान की बदनामी के लिए तैयार हो जाना। मुझे यकीन है इसे देखकर तुम्हारे बाप को ऊपर पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसने शातराना अंदाज में हंसते हुए कहा, अल्लाह का कहर ना चलो तुम पर सरदार, तुम एक शैतान से भी बदतर हो। इसने सिसकते हुए कहा, वहाँ से भागती चली गई। इसके जाने के बाद सरदार की सारी शोखी गायब हो चुकी थी और वह अब पहले की तरह सालिम और शफाक सरदार बन चुका था। बहुत घंटे रोने के बाद, अपनी किस्मत को कोसने के बाद, वो फिर सरदार के घर में इसके दरवाजे के बाहर मौजूद थी। वो कुछ भी करके अपने बाप को मरते नहीं देख सकती थी। सकी माँ तो थी नहीं, जो आसरा था इसे वो खोना नहीं चाहती थी। आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, बस यही कहना है। हमें याद है रात का, अब सुबह हो चुकी है। इसने दिल मजबूत करते दरवाज़ा खोला और सोचने लगी कि अंदर जाए या नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपनी इज्जत ख़राब नहीं कर सकती। इससे पहले कि वो पलटती, सरदार बाथरूम पहने वाशरूम से बाहर आया। एक कदम तुमने अंदर रखा तो तुम्हारे बाहर जाने के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे, ये याद रखना स्वीटी। इसने गीले बालों में हाथ फेरते कहा और इससे सामने लैपटॉप की तरफ, नहीं कुछ और, आई थिंक मिस प्रिंट है, तो मुझे लगा वो लैपटॉप उठाने गया होगा, की तरफ इशारा किया जहाँ इसकी बहन की तस्वीर नज़र आ रही थी। हाँ लैपटॉप वैसे। इसने जी खड़ा कर दे अंदर कदम रखा, फ़ौरन भागकर वह तस्वीर डेल कर थी और वापस आने के लिए मुड़ी जब सरदार ने इसे अपने शिकंजे में लिया। कहाँ की जल्दी है लिटिल थिंग, ये मत भूलो कि मेरे पास इसकी कई कॉपीज़ मौजूद हैं, इसलिए मैं तुम्हें जो कहूँगा वह तुम्हें करना पड़ेगा। सरदार ने शराब ग्लास में डालते कहा तो वो पीछे खिसकने लगी। ये हराम है, मैं नहीं पीती, गुनाह होता है, प्लीज़ मुझे जाने दें। सरदार ने ज़बरदस्ती ग्लास इसके मुंह से लगाया। प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दें, इसने घूमते सर के साथ अटकते हुए कहा तो सरदार ने इसे पीछे की जानिब धक्का दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अफाफ से कभी जुदा नहीं हो पाएगा। बहुत सी लड़कियां आई थी इसकी ज़िंदगी में, मगर अफाफ इसे सबसे अलग लगी थी और अब वो इसे किसी कीमत पर भी छोड़ने का इरादा नहीं रखता। सुबह जब वो उठी तो सच शुक्र कि सरदार वहाँ नहीं था।
लड़की जल्दी उठो, सर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, इंतज़ार पसंद नहीं और तुम हो के उठने का नाम नहीं ले रही। मुलाजमा ने सरजनिश करते कहा तो वो खुद को बामुश्किल खड़ा करती वाशरूम में चली गई और शावर खोलकर अपने आप को कस कस कर रगड़ने लगी। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं नापाक होगी। मैंने इस शख्स को अपना आप सौंप दिया जिसने मेरा सौदा किया। सौदागर है वो। बेशक मैं इसके निकाह में हूँ पर मेरी रज़ा शामिल नहीं थी इसमें। वो अपने आप को रगड़ रगड़ कर साफ करती कोई पागल लग रही थी। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर नीचे आई तो सरदार अखबार पढ़ रहा था। मुलाजमा इसके आगे नाश्ता सर्व करने लगी। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? क्या कल रात से तुम्हारा पेट नहीं भरा? सरदार ने मायने खेजी से कहा तो वो लब्बीज कर रहेगी। बहुत ज़िद्दी लड़की है। सरदार ने दिल में सोचा, अगर तुम यहाँ नाश्ता नहीं करना चाहती तो हम दोनों ऊपर जाकर भी कर सकते हैं। सरदार ने वार्निंग देते कहा तो इसने फ़ौरन खाना शुरू किया। मैं खा रही हूँ। इसने फ़ौरन से तेज़ निवाले लेते कहा, मिस्टर सरदार आप जो चाहते थे वो हो चुका है, मुझे जाने दें और वादे के मुताबिक मेरी बहन की सारी तस्वीर डायल करते। मैंने ऐसा कुछ कहा था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। इसने शरीर लहजे में कहा तो अफाफ का दिल किया इसका हसीन चेहरा नोच ले। आप मर्द होकर अपने घेर से कैसे मुकर सकते हैं? मर्द तो अपनी बात के पक्के होते हैं, तो क्या आप मर्द नहीं? अफाफ ने तंजिया लहजे में इसे आग लगानी चाहिए। ऐसी बात है क्या मिस अफाफ? उसने उसे देखते कहा, और वैसे भी मैंने कहा था कि अगर तुम खुद को मेरे नाम करोगी तो ही मैं तुम्हारी बहन की तस्वीर डायल कर दूंगा, लेकिन बल्कि हर जगह से करवा दूंगा। अफाफ के गाल शर्मिंदगी से इसकी इतनी बेबाक बात पर टप उठे थे। कर तो चुकी हूँ आप खुद को आपके नाम। और क्या चाहते हैं? वो फटी पड़ी थी। किसने कहा कि मैंने एक रात का कहा था लिटिल थिंग? ये कीमत तुम हर रात मेरे साथ गुजार कर दोगी। मैं अपनी बहन को समझाऊंगी। वो नादान, इसे बुरा भला नहीं पता। वो आइंदा ऐसा नहीं करेगी। आप प्लीज़ ऐसा मत करें। इसने नादान वो है या तुम जो इसकी चालाकी नहीं समझ पा रही? इसकी हालत का ख्याल करते सरदार ने इसे छोड़ा तो वो फ़ौरन पीछे को होती अपना सांस बहाल करने लगी। कभी नहीं, तुम्हारे जैसे शख्स के साथ मैं अपनी ज़िंदगी कभी नहीं गुजारूंगी, इसने चीखते हुए कहा था। अच्छा वाकई? सरदार ने दिलचस्पी से कहा, सोच लो, एक क्लिक और तुम्हारी बहन की तस्वीर सोशल मीडिया पे टॉप रैंक पे होंगी। और यकीनी नहीं तो लगाओ शर्त, मेरे से आधे घंटे में मिलियन लोग इसे डाउनलोड करेंगे। क्या कहती हो फिर? इसकी बात सुनते अफाफ घुटने के बल गिरी थी और सिसक कर रोने लगी थी। इसे इस हाल में देखना जाने कि सरदार के दिल में दर्द की लहर उठी थी और ये पहली बार था जिसे इसने नज़रअंदाज कर दिया था। क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है या फिर वो धड़कता नहीं जो तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? रोते रोते इसकी हिचकी बन चुकी थी। है ना दिल मेरे सीने में लिटिल थिंग, लेकिन बस वो तुम्हारे लिए धड़कता है, यकीन करो। इसने घुटने के बल इसके सामने बैठते इसके लटको कानों के पीछे अड़ेसते इसे जानिसार नज़रों से देखते कहा, जिसकी खबर इसे खुद भी नहीं हुई। अब क्या कीमत चुकानी होगी मुझे? इसने सर नीचे करते पूछा। ज़्यादा नहीं, बस 200 बिलियन। क्या? मगर ठीक है, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, मुझे वक्त दें। इसने अपनी हिम्मत इकट्ठे करते कहा। इसने अफाफ का चेहरा ऊपर किया और उसके करीब हुआ और होश में आते बोला, खुद को मेरे नाम कर दो लड़की, तब तक जब तक मैं तुमसे बोर नहीं हो जाता। इसकी बात सुनते अफाफ का हाथ उठा था जिसे सरदार ने बीच में ही रोक लिया। गौर से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, कहीं मुझे थप्पड़ मारने की सज़ा तुम्हारे घर वालों को ना भुगतनी पड़े। इसने अफाफ की गोद में कॉन्ट्रैक्ट फेंकते कहा, वैसे हम मियाँ बीवी हैं, हम में सब जायज़ है। इसने एक आंख विंक करते कहा। अफाफ ने कॉन्ट्रैक्ट देखा जहाँ एक रात की कीमत 10 मिलियन थी। इसको क्या लगता है कि मैं इस कीमत पर इसका शुक्रिया अदा करूंगी? सोच लो, तुम्हारे पास बस यही 2 रास्ते हैं, या यूं कहीं आगे कुआं पीछे खाई है। पूरी रात इसने ये सोचने में लगा दी थी और नतीजा ये निकला कि वह अपने आप को सरदार के हवाले करने के लिए तैयार हो चुकी थी। बस कुछ वक्त की बात थी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी थी और वैसे भी वो इसका शोहर था, अपने पास आने से तो इसे चाहकर भी नहीं रोक सकती थी। फिर दरमियान में इतनी किच किस बात की है? अगर एंड पे आगे यही जुमला बोलना है, मुझे बोलना नहीं था, मुझे याद है, लेकिन मगर इसे गुनाहों की दलदल से निकलने की कोशिश ज़रूर कर सकती थी और वही करने का पुख्ता इरादा कर चुकी थी। आज सुबह से सरदार जिसे काम कहता वो चुपचाप करके खामोशी से बगैर किसी हाँ ना के कर देती। इसकी खामोशी और फरमाबरदारी का कायल हुआ था। सरदार, आज हम क्रूज़ पर जा रहे हैं समंदर में, मगर कहाँ और किस लिए? सरदार ने एवरेज का कर देखा तो वो फिर खामोशी से अपना काम करने लगी। आज मौसम बहुत सुहाना था। वो दोनों शिप के किनारे पर बैठे फिशिंग कर रहे थे, मगर सरदार के हाथ एक भी मछली नहीं लगी थी, जबकि अफाफ सिर्फ इसका मुंह तक रही थी। वो बचपन में अपने बाबा के साथ आया करती थी। इसे फिशिंग आती थी, मगर इसने सरदार को बताना ज़रूरी ना समझा। जल्दी करो, मछलियाँ पकड़ो। याद रहे, एक मछली के तुम्हें 1 लाख मिलेंगे। जितनी ज़्यादा तुम मछली पकड़ोगी इतनी कम रातें तुम्हें मेरे साथ गुजारनी पड़ेंगी। सरदार की बात सुनते वो चुंबे से देखने लगी। क्या आप सच कह रहे हैं? इसने चमकती आंखों से पूछा। सरदार को झूठ से सख्त नफरत है। क्या तुम्हें कहीं से भी शुबा हुआ कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ?
इसकी बात सुनकर आफाफ ने झट सर ना में हिलाया और इसे फिशिंग स्टिक ली। सॉरी शोर के लिए। इसकी बात सुनकर आफाफ ने झट सर ना में हिलाया, इससे फिशिंग स्टिक ली, जिसने अभी तक इसमें चारा ही नहीं डाला था। तो बोला, मछलियाँ कैसे पकड़ी जाती? कुछ ही लम्हों में इसने एक मछली पकड़ ली थी। मैंने पकड़ ली। इसकी खुशी देख सरदार के दिल में भी अनोखी खुशी अंगड़ाई ले रही थी। देखते देखते आधे घंटे में वो 6 मछलियाँ पकड़ चुकी थी। मैनेजर, ये मछलियाँ ध्यान से रखना, इस एक मछली की कीमत 1 लाख है। आफाफ ने खुशी से कहते मैनेजर को वो बाल्टी संभालने के लिए दी। भला कौन पागल ही एक मछली 1 लाख में खरीदेगा? वो हल्के से बड़बड़ाया तो सरदार ने इसे तेवरी चढ़ाकर देखा। क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर कोई शक है खुर्रम? क्योंकि ये मछलियाँ इस लड़की से मैंने ही खरीदी हैं 7 लाख में। इसकी सर्द आवाज़ में वार्निंग महसूस करते इसने बामुश्किल थूक निकला, नहीं सर, जब आपने कहा है तो वाकई ऐसा ही होगा। वो मछलियाँ लेकर वहाँ से रफू चक्कर हुआ था ताकि सरदार के हाथों इसकी दुर्घटना बन जाए। कुछ देर बाद जब आफाफ को अपने कंधे पर भारीपन महसूस हुआ तो इसने चौंक कर इसे देखा, जहाँ सरदार इसके कंधे पर सर रखे सो रहा था। क्या मैं इसे उठा दूँ? मगर मैंने कभी इसे इतना थकन सता नहीं देखा। रहने देती हूँ, पर मेरा कंधा। चलो खैर है। इसने सरदार का सर सही से अपने कंधे पर रखते कहा। तकरीबन 1 घंटे बाद जब सरदार की आंख खुली तो वे सही देख रही थी। मैं सो गया और तुमने मुझे जगाया भी नहीं। सरदार ने अपने बाल से हिलाते कहा, मुझे आपकी नींद खराब करना अच्छा नहीं लगा, बस इसलिए ही। इसने खामखा शर्मिंदा होते कहा तो सरदार इसका हाथ पकड़ कर इसे अंदर ले गया, जहाँ फ्राइड मछली की खुशबू चारों तरफ फैली थी। कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर इस मछली से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि 1 लाख की एक मछली भी इतनी लज़ीज़ और उम्दा होगी। इसने मछली का टुकड़ा मुँह में डालते आफाफ को देखा था तो वो शर्मिंदगी से सुर्ख होगी। दिल में ये ख्याल भी था कि चलो कुछ रातें तो इस अज़ियत से नहीं गुज़ारना पड़ेगा। 2 दिन वहाँ गुजार कर वो घर आ चुके थे। आफाफ नाश्ता कर रही थी जबकि सरदार नज़रें चुपकाए बगैर एकटुके से देख रहा था। आफाफ दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि अभी अब वो यूनी का हर्ज कैसे पूरा करेगी, क्योंकि सरदार ने इसके यूनी जाने पर भी पाबंदी लगा रखी थी। इसी कछुए की स्पीड से नाश्ता करने का इरादा है या यूनी जाने का भी इरादा है? सरदार ने आफाफ की ख्वाहिश को ज़बान देते कहा, जाना है जाना है। इसने फ़ौरन खड़े होते कहा और सरदार के पीछे लपकी, जो बाहर पहुंच चुका था। महंगी तरीन गाड़ी देखकर वो इन सोचों में गुम थी कि वह इस गाड़ी में कैसे जाए, क्योंकि अगर वह इस गाड़ी में जाती तो आसानी से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनती। सरदार ने दूसरी बार इसकी दिल की बात पढ़ ली थी, दूसरी बार सॉरी। और कुछ देर में वो अब एक सादा सी गाड़ी में आफाफ की यूनी जा रहे थे। ऑफिस में मुलाकात होती है, ये कहते ही इसने ड्राइवर को इशारा किया जो गाड़ी भगा ले गया था। कहाँ थी तुम आफी? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इसके अंदर आती ही इसकी बेस्टी हरीम इसके गले का हार बनी। वो चाहकर भी इसलिए वो दोनों कुछ बातचीत करते हुए अंदर चले गए। इसका काम जल्द ही ख़त्म हो गया। तभी वह सरदार के कमरे में चली गई। सरदार के साथ इसकी यूनी की डील थी, वो इसी के मुतालिक बात करने गई थी। वह जो ही अंदर पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंची तो इसने घूर कर इसे ऊपर से नीचे तक देखा। प्लीज़ मिस्टर सरदार को बता दे आफाफ आई है। लड़की, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम सर को बुलाओगी वो भागे भागे चले आएंगे? बहुत देखी है तुम जैसी, बहुत आई और बहुत गई। अपना वक्त बर्बाद मत करो, कहीं और जाकर ट्राई करो। रिसेप्शन पर बैठी लड़की और इसकी साथी ने मिलकर इसकी तरफ देखते कराही तो मैं इस लहजे में कहा, आप देख रहे हैं ना क्या हाल हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे में पढ़ सकती हूँ। मतलब मैं तो पढ़ सकती हूँ, शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं। क्या टक टक मिनट बाद लगा देते हैं वो। तो ऐसा करते हैं कि हम ना हीरा वाले यहाँ से सारा को दे देते हैं, वो पढ़ लेती है, ठीक है ना। मैं मजबूरी है, वरना इतना छोटा नावल तो मैं हंसते खेलते ही पढ़ लूँ। और मैंने इसे पहले पढ़ा भी हुआ है इस वजह से भी, लेकिन ये टिक टिक मेरी जान छोड़े तब ना। कोशिश करती हूँ जहाँ तक हो सकता है, वरना देखें तुम्हें कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं। और तुम आइंदा अगर मिस आफाफ आई तो डायरेक्टली हमें बॉस के रूम में पहुँचा देना, वरना अगली कोताही करने के लिए तुम यहाँ मौजूद नहीं रहोगी। सरदार के पर्सनल मैनेजर की आवाज़ पर दोनों को जान के लाले पड़ गए थे। आप चले मिस बॉस चाहते हैं अगली दफ़ा आप जब भी आए तो डायरेक्टली लिफ्ट से 15 फ्लोर पर बॉस के कमरे में आ जाया करेगा। आप पर कोई पाबंदी नहीं। मैनेजर ने आफाफ को वहाँ ले जाते कहा, जबकि इसकी बात पर आफाफ का दिल धक धक करने लगा था। क्या सरदार के नज़दीक वो इतनी अहमियत की हामिल थी कि जहाँ किसी लड़की की पहुँच नहीं थी वो इससे सबसे ऊपर दर्जा दे रहा था। जैसे ही उसके रूम में पहुंची सरदार ने इसे पीछे से बाहों में भरा था। मुझे मिस किया सर ये आप क्या कर रहे हैं? आफाफ ने इसे ऑफिस में यूँ बहकते देख पीछे करना चाहा। डोंट बी सो फॉर्मल। क्या तुम मेरी बीवी नहीं? मैं जब चाहे तुम्हारे पास आ सकता हूँ लिटिल थिंग। मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। सरदार ने पीछे हटते इस पर वाजा करते अपनी कुर्सी पर बैठते कहा तो वो थूक निकल कर रहेगी। अब बताओ क्या काम है, क्योंकि मुझे मालूम है काम ना होता तो तुम कभी मेरी शक्ल ना देखती। इसने शरीर लहजे में तंज किया तो सर वो मुझे कहना था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से बजट डिस्कस करना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसने गला खंकारा और अपना बैंक कार्ड इसकी तरफ खिसकाया। इसे अपने पास रखो और फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर दिखा देना।
वो इसमें से सब बजट पूरे कर लेंगे। मगर सर ये तो आपका ब्लैक कार्ड है, आप मुझे कैसे दे सकते हैं? इसकी बात पर वो सर ने नीचे किए मुस्कुरा दिया, और तुम मेरी बीवी हो जिसकी ज़िम्मेदारी पूरी करना मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए इसे रखो और जो कुछ भी चाहिए हो इससे लेना। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी किसी भी चीज़ के लिए तरसे। सरदार ने इसके हाथ में कार्ड देते कहा तो आफ़ाफ़ का दिल नरम पड़ने लगा। इसने तो कभी सोचा भी ना था कि कोई शख्स ऐसा भी होगा जिसे अपनी ज़िम्मेदारी समझेगा। कितनी बड़ी बात कर दी थी सरदार ने। फाइनेंस डिपार्टमेंट में ज़ीशान होगा, इसे ये कार्ड दिखाना, आगे का काम हो जाएगा। इसकी बात पर अमल करते हुए ज़ीशान के पास गई, जो कि सरदार का बिज़नेस पार्टनर और कज़न था। इसके हाथ में सरदार का ब्लैक कार्ड देख इसने आफ़ाफ़ को जांचती नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारे पास सरदार का कार्ड कहाँ से आया? इसने शदीद हैरत के ज़रिए से पूछा। उन्होंने खुद मुझे दिया है और कहा है कि आप मेरा काम कर देंगे, इसने मासूमियत से कहा। ज़रूर ये लड़की सरदार की ज़िंदगी में ख़ास मुकाम रखती है, तभी सरदार ने स्प्रे अनायत की जिससे आज तक कोई मुस्तफ़ीद नहीं हुआ। जो कभी ना हुआ वो अब हो रहा है, तो क्या ये लड़की भी सरदार के पैसों के पीछे है? इसने दिल में सोचा तो ये सोचकर इसके दिल में उबाल उठा। आप अंदर जाएं मिस, आपको इंस्ट्रक्शन दे दी बी आपको इंस्ट्रक्शन दे देगी। उसको वहाँ भेजकर वह सरदार के ऑफिस आ गया। सुना है कि हवाएं रुख बदल रही हैं, ज़ीशान ने अंदर आते कहा तो सरदार इसे नासमझी से देखने लगा। यहाँ कैसे आना हुआ? इसने ज़ीशान की बात को सिरे से नज़रअंदाज करते कहा। सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारा इस लड़की से क्या रिश्ता है? जहाँ लड़कियाँ तुम्हारे पास एक रात गुजारती हैं वहाँ वो लड़की 1.5 माह से तुम्हारे साथ है और अब तक तुम इससे बोर नहीं हुए। ये कहानी तो सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी जानी चाहिए। इसने सरदार पर तंज करते कहा। ज़ीशान सरदार का बहुत अच्छा दोस्त था, तभी ये बात वो इंतहाई तहम्मुल के साथ सुन रहा था, वरना पता नहीं अगले बंदे का क्या हाल करता। तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सरदार ने सीधे लफ्ज़ों में से बाहर जाने का कहा। मुझे तुमसे कहना था कि एक रात के लिए मुझे वो लड़की चाहिए, मैं भी तो देखूँ इसमें ऐसी क्या खा जो सरदार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का बिलियनियर मालिक इस लड़की पर फिदा हो गया है। ज़ीशान ने दिलचस्पी से कहा तो सरदार ने दांत पर दांत जमाए कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो लड़की भी पिछली तमाम लड़कियों की तरह ही है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं। इसने अपनी टाई ढीली करते कहा तो फिर दे दो ना इसे मुझे एक रात के लिए। वो अपनी बात पर अड़ा रहा। नहीं, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो सरदार अपनी चीज़ पर किसी की परछाई भी पसंद नहीं करता, और वो तो एक जीता जागता वजूद है। सरदार ने बिला तकल्लुफ़ साफ इनकार किया था। तो बात तो वही है ना कि तुम इसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। बात टाल देने से हकीकत नहीं बदलेगी। सरदार, तुमने इस लड़की को अपना बैंक कार्ड दिया जो आज तक तुमने अपनी मंगेतर मारिया को भी नहीं दिया। किसको पागल बना रहे हो सरदार? ज़ीशान ने इस पर तंज करते हुए कहा तो सरदार सर झटक कर रह गया और बोला, शायद तुम भूल रहे हो ज़ीशान के मारिया से मेरी मंगनी सिर्फ बिजनेस डील के तहत हुई थी, इसके अलावा कुछ नहीं। इसको तुम इस मामले में मत ही घसीटो तो अच्छा है। इसने सर्द लहजे में कहा था, जैसे आगे कोई और बात ना सुनना चाहता हो। सरदार, तो मतलब तुम इसके बारे में और कोई बात नहीं करना चाहते? मैं भी नहीं करूँगा, लेकिन बस चंद दिन में मैं तुम पर साबित कर दूंगा कि तुम इस लड़की के लिए कितने पॉसेसिव हो, और तुम देखते रह जाओगे। वैसे आपस की बात है, मैं अभी आफ़ाफ़ के साथ डिनर पर जा रहा हूँ, सोचा तुम्हें बताता चलूँ। इसने दांतों तले लब दबाते शरारत से एक आंख मींचते कहा। क्यों सरदार, तुम माइंड तो नहीं करोगे ना? इसने सरदार को चिढ़ाते हुए कहा और बाहर निकल गया। इसका यूँ जलन से सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर ज़ीशान को ज़िंदगी में पहली दफ़ा मज़ा आ गया था, क्योंकि इसने आज तक सरदार को पहली इस हालत में नहीं देखा था, और अब तो एक बड़ी कमज़ोरी इसके हाथ लग चुकी थी जिससे वो मुस्तकबिल में फ़ायदा उठाने वाला था। आफ़ाफ़ सुबह से ऑफिस में काम कर रही थी। जब वो थोड़ी देर के लिए आराम करने बैठी तो ज़ीशान इसके कैबिन में दाखिल हुआ। आफ़ाफ़, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो जल्दी से आओ, रेस्टोरेंट चलें, वहाँ बैठकर खाना भी खा लेंगे और बिजनेस के बारे में बात भी कर लेंगे। ज़ीशान ने दोनों हाथ से ताली बजाते इसे जल्दी करने का इशारा किया, जो इसका मुंह देख रही थी। सर माफ़ कीजिएगा, मैं नहीं जा सकती, अभी तो मैंने मिस्टर सरदार से भी नहीं पूछा। आफ़ाफ़ को इसके साथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था, तभी जवाब पेश किया। इसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं इससे पहले ही पूछ चुका हूँ, और ये सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि बिजनेस डिनर है जो हमारी कल की डील के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे तुम भी वाकिफ़ हो की, इसलिए टाइम वेस्ट मत करो और चलो मेरे साथ। इसके संजीदा अंदाज में कहने पर आफ़ाफ़ बादल खास्ता इसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी, और अब कुछ ही देर में वे काला रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे थे। आफ़ाफ़ का भूख के मारे बुरा हाल था, इसलिए जैसे ही खाना रखा गया वो फटाफट खाने लगी। कुछ देर बाद जब इसे एहसास हुआ तो इसने ज़ीशान की तरफ देखा, जिसे टिकटिकी बांधे देख रहा था। इसके यूँ देखने पर वह शर्मिंदा हुई और बाल कान के पीछे अड़ेसते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैंने दोपहर का खाना काम के चक्कर में स्किप कर दिया था, इसलिए मुझे बहुत भूख लगी थी। इसकी मासूमियत ने ज़ीशान को भी कायल किया था। अभी वो बातें कर रहे थे कि आफ़ाफ़ के फ़ोन पर सरदार की कॉल आने लगी। क्या बात है लड़की, अभी मुझे तुम्हें खुला छोड़े हुए कुछ ही देर हुई है और तुम दूसरे आदमी के साथ डेटिंग पर जाने लगी? क्या कहने हैं तुम्हारे? जैसे इसने फ़ोन उठाया, सरदार का दिल दुखा देने वाला जुमला इसका दिल चीर के रखता था। क्या वो इसको ऐसी लड़की समझता था? नहीं, ये सच नहीं, मैं ज़ीशान सर के साथ सिर्फ बिजनेस डिनर के लिए आई थी, मेरा यकीन करें। इसने फ़ौरन इसकी बात
पर नफ़ी की और अपनी जगह से खड़ी हुई थी। किसे पागल बना रही हो लड़की? ज़ीशान आज तक किसी लड़की के साथ बिजनेस डिनर पर नहीं गया। फिर तुम में ऐसी क्या बात थी, बताओ मुझे। इसका चेहरा सफ़ेद पड़ा था, मेरा यकीन करें, जिससे देखकर ज़ीशान मामले की तह तक पहुँच गया। इस सन की बंदे से कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि जिस जगह क्या कर जाए, किसी को कुछ पता नहीं चलता था। अच्छा, ऐसी बात नहीं है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा ऑफिस में इंतज़ार कर रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँच जाओ। यहाँ पर सरप्राइज़ तुम्हारा मुंतज़िर है। इसके लहजे में कुछ तो था जो आफाफ की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी थी। ज़ीशान ने जैसे इसका तारीख पड़ता चेहरा देखा तो इस पर तरस भी आया और फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, चलो आफाफ निकलते हैं। वो दोनों फौरी तौर पर वहाँ से ऑफिस जाने के लिए निकले थे, जहाँ सरदार का अगला लाहे अमल इनका मुंतज़िर था। आफाफ जल्दी में ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी, जहाँ सरदार की टांग पर नहायत वाहियात ड्रेस पहने एक औरत इसे रिझाने की कोशिश करी थी, जिसे देखकर आफाफ के कदम जंजीर हुए थे। तो क्या यहाँ इसकी ज़ात का तमाशा बनाने के लिए सरदार ने इसे वापस बुलाया था? आफाफ के पीछे ज़ीशान भी अंदर दाखिल हुआ और अंदर का माहौल देखकर दिलचस्पी से दीवार से टेक लगा कर खड़ा हो गया। बड़ी जल्दी नहीं आ गई तुम? देखो, तुम्हारे होने या न होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़कियाँ अगले सेकंड मेरी बाहों में गिरने को तैयार रहती हैं। सरदार ने अपनी गोद में बैठी लड़की की लट को उंगली पर लपेटते आफाफ को देखकर कहा, जिस पर वो अपनी होंठ को चलकर रह गई। डार्लिंग, जब तुमने मुझे यहाँ बुलाया है तो इसकी यहाँ क्या ज़रूरत का, ये कोई ख़ास है? उस लड़की के दिलरुबा अंदाज में पूछने पर सरदार मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये भी तुम जैसी है। जो भी था वो इसका शोहर था और अपने शोहर से ऐसी नीच हरकत की उम्मीद नहीं करती थी जिसके होते हुए बाहर मुंह मारी कर रहा था। लगता है सरदार अब भी नहीं बदला, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। ज़ीशान अपने दिल में बोला, सर, अगर आपके पास पहले से ही लड़की मौजूद थी तो आपने मुझे क्यों बुलाया? मेरे ख्याल में मुझे जाना चाहिए। आफाफ इसके मुंह पर गुस्से से जवाब पटकते वापस जाने को मुड़ी थी जब सरदार यहाँ मेरे पास। इसने शीला को साइड हटाते हुए, आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, जब बैकग्राउंड से आवाज़ें आए तो मैं तब ना ही बोलूँ, क्योंकि उस टाइम बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको सुनना ही नहीं है। और जब हल्की आवाज़ आती है तब मैं बोलूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ सुने। प्लीज़ टॉलरेट करें 1-2 दिन के लिए, क्योंकि वो गार्डर फिक्स कर रहे हैं और कुछ ऐसे ही, तो इसके लिए आपको थोड़ा ना टॉलरेट करना पड़ेगा, एडजस्ट करें। यहाँ मेरे पास। इसने इस लड़की को साइड हटाते हुए अपने पास आने का इशारा किया, जिस पर ज़बत की घूंट भरती इसके करीब गई। छोड़े, मुझे यहाँ से जाने दे, आफाफ ने इसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, जबकि सरदार उन दोनों की जानिब देखने लगा। तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे, या तुम भी यहाँ रुककर आगे का क्लाइमेक्स देखना चाहते हो कि मैं क्या करूँगा? सरदार ने ज़ीशान पर तंज करते कहा तो वो खिलखिलाकर हंस दिया। मैं यही रुकूंगा और देखूंगा कि तुम आगे क्या करते हो, मुझे देखने में और भी मज़ा आएगा। इसने बेबाकी से कहा तो सरदार ने कंधे झुका दिए, जैसे कह रहा हो तुम्हारी मर्जी। इतनी जिल्लत पर वो रोने लगी थी, यहाँ तक कि इसकी हिचकियाँ बन चुकी थी। वो मुसलसल सरदार को पेशकदमी से रोक रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने लोगों के सामने वो इस तरह की हरकत कैसे कर। जैसे ही सरदार इसकी जानिब झुका, आफाफ ने इसको पीछे धक्का दिया था, जिससे उसका सर शीशे की टेबल पर लगा था, जिससे पल भर में इसकी पेशानी खून से रंगती चली गई और वो होश खोने लगी थी। आफाफ ने सरदार के पीछे धक्का दिया और खुद अपना सर शीशे की टेबल पर मारा है, जिससे पल भर में इसकी पेशानी खून से रंगती चली गई और वो होश खोने लगी थी। आफाफ आंखें खोलो, ये तुमने क्या कर दिया? सरदार ने इसका मुंह थपथपाते हुए कहा, इसकी तो जान जैसे लबों पर आ गई थी। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, एम्बुलेंस को कॉल करो। वो ज़ीशान को देखते हुए दौड़ा था, जिस पर ज़ीशान ने फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल की थी। लेकिन सरदार की अबतर हालत देखी से मामलात की संगीनी का अंदाज़ा हो रहा था। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैं पढ़ सकती हूँ, इसलिए सारा को दे रही हूँ। मेरी मजबूरी समझे प्लीज़। आप लोगों को आवाज़ें आ रही होंगी, अब तो छत पे ही कोई आवाज़, छत से भी आवाज़ें आ रही हैं, लाइक उधर भी लगता है कहाँ। उसने तो बस मजाक में कह दिया कि वो यहाँ रुकने वाला है, और उसकी एक बात ने इस लड़की को अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया था। उसे उसका अंदाज़ा ना था। आफाफ मेरी जान, सरदार ने उसके खून पर हाथ रखते हुए कहा, जबकि वो नीम बेहोशी में जाते हुए सिर्फ ये कह रही थी, मुझे बेलिबास मत करो, मैं अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहती, प्लीज़ मेरे साथ ये मत करो, वो सब देख रहे हैं। वो रोते हुए बेहोशी के आलम में भी एक ही बात बुड़बुड़ा रही थी, जिसे सुनकर सरदार के दिल को ठेस पहुंची थी। इस वक्त वो आफाफ के स्ट्रेचर के करीब खड़ा था। आफाफ के माथे पर पट्टी बंधी थी। मैंने सोचा भी ना था कि तुम कुछ ऐसा कर गुजरोगी। सरदार ने तासुफ से उसे देखते सोचा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। उसने बेहोशी के आलम में सरदार का हाथ पकड़ लिया था। वो जो वहाँ से जाने का इरादा रखता था, वहीं खड़ा कश्मकश में उसे देखने लगा था कि वहीं रुके या चला जाए। 1.5 घंटे बाद जब उसकी आंख खुली तो सरदार का हाथ अपने हाथ में देकर वो चौंक उठी थी। सॉरी सर, आज मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
जो ही उसे याद आया कि उसकी किए की सज़ा उसके घर वालों को मिल सकती है, उसने फ़ौरन माफ़ी मांगना मुनासिब समझा। अगर आइंदा तुमने इस तरह की कोई भी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसने सर्द लहजे में कहते उसके पास जगह बनाकर बैठते कहा तो उसने फर्माबरदार बच्चों की तरह सर हिला दिया। सर, क्या मैं आज हॉस्टल जा सकती हूँ? उसने मासूमियत से कहा तो सरदार ने इनकार करना मुनासिब न समझा और फ़कत सर हिलाते इजाज़त दे दी। जब वो हॉस्टल गई तो उससे पता चला कि उसकी यूनिवर्सिटी एक पार्टी में खुद को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसकी वजह से उसे भी हरीम के साथ इस पार्टी में जाना पड़ा। एक्वा ब्लू कलर की मैक्सी पहने वो समुद्र से निकली कोई जलपरी लग रही थी, जबकि बाल कमर पर खुले छोड़े थे। अफाफ, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बल्कि यहाँ सबकी नज़रें तुम पर टिक गई हैं, देखो तो सही। हरीम ने उस पर फरिख्ता होते कहा तो वो शर्मा गई। तुम भी किसी से कम नहीं लग रही बारबी डॉल, उसने हरीम के गाल खींच के कहा तो वो गर्दन अकड़ा कर बोली, वो तो है। अगर ये दो प्यारी दो शीज़ाएँ बुरा ना माने तो क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? उनके पीछे से एक ऊंचे लंबे खूबसूरत नौजवान ने निकलते पूछा तो वह हड़बड़ा गई थी। बंदा नचीज़ को यलदरम कहते हैं। उसने एक हाथ पेट पर रखकर नीम झुकते अपना तारुफ करवाया। कोई शक नहीं था कि वो बहुत खूबसूरत था। नहीं, हम चलते हैं। अफाफ ने वहाँ से निकलना चाहा तो उसके रास्ते में हायल हुआ। अरे ऐसा तो मत कहो, मैं अकेला बोर हो जाऊँगा, उसने मुँह बसूरते कहा तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगी। भाई, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अभी हमें बहराम शाह को भी ढूंढना है, अफाफ ने मौजूद ख़ान अंदाज में कहा। भाई कहने पर तो वो जैसे तड़प गया था। दिल पर लगी है ये बात, उसने दिल पर हाथ रखते करहाने की एक्टिंग करते हुए कहा। लेकिन चलो, अब तुमने मुझे भाई बना ही लिया है तो मैं तुम्हारी बहराम शाह से मुलाकात करवा दूंगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, उसने बालों में हाथ भर कर कहा तो वो दोनों हैरत से चौंक गईं। क्या वाकई में? अफाफ ने हैरत से पूछा। चलो लड़की, वक्त ज़ाया मत करो, हमें चलना है, उसने तेज़ी से आगे बढ़ते कहा तो दोनों उसके पीछे लपकी थीं। कुछ ही देर में वो दोनों बहराम शाह के सामने बैठी थी। आप जानते ही होंगे कि सरदार इंडस्ट्रीज़ के साथ हमारी डील हो चुकी है, उनके साथ काम करना हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और अब हम आपके साथ भी काम करके एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं, तो क्या आप हमारी यूनिवर्सिटी को एक मौका देंगे? अफाफ ने निहायत उम्दा अंदाज में उसके आगे अपनी बात रखी, जिस पर वो उसे देखते हुए तमतरखाना अंदाज से मुस्कुराया और बोला, लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बोलोगी कि तुम सरदार के साथ काम कर चुकी हो तो क्या मैं मान लूँगा? सरदार वो भी एक यूनिवर्सिटी के साथ काम करेगा, ऐसा नामुमकिन है, उसने सर लहजे में कहते हुए अपनी बात ख़त्म की, जिस पर अफाफ को बहुत गुस्सा आया। सर अपनी बात कर चुके हैं, अगर आपको नहीं यकीन तो हम इसमें ज़्यादा इंटरफेयर करना पसंद नहीं करेंगे। यह आपकी कोताही है कि आप न्यू टैलेंट से महरूम रह जाएंगे। उसने भी दो टोक अल्फाज में बात की थी, जिस पर उसके पीछे खड़ा बहराम शाह का भाई आलियान शाह उसे एक आबरू चुका कर देखने लगा, जैसे उसकी हिम्मत को दाद दे रहा हो। अपने तीसरे भाई जशान से भी वो इस लड़की के कारनामे तो सुन ही चुका था और अब अपनी आंखों से देख भी रहा था, मगर उसे अभी भी यकीन था कि ये लड़की सरदार के साथ सिर्फ पैसों के लिए है और उसे जांचने का वो आज एक उम्दा प्लान बना चुका था। देखते ही देखते वहाँ अफरा-तफरी मची थी, जहाँ कैमरामैन की चुरमट में सरदार अपने फियांसे मारिया के साथ बड़ी शान से चलता हुआ आ रहा था। दोनों ही एक दूसरे को वहाँ देखकर ठिठके थे। अब हमें चलना चाहिए, सरदार को देखते वो वहाँ से एक्सक्यूज़ करती उठी थी, क्योंकि सरदार अपने दोस्तों के पास ही बैठने आ रहा था। जैसे ही वो वहाँ से गुजरने लगी, सरदार फ़ौरन उसके आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया था। तुम यहाँ आना चाहती हो क्या? तुम मुझे बता नहीं सकती थी, वैसे तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। सरदार के उससे ऊपर से नीचे तक देख के कहने पर उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर सरदार, अच्छा होगा कि आप अपने फियांसी को टाइम दें, और वैसे भी मैं यहाँ काम के सिलसिले में आई हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि हम अपना रिलेशन प्राइवेट रखेंगे। मैं नहीं चाहती हमारा कागज़ी रिश्ता किसी के सामने आया हो। उसके लहजे में कान से चुभन थी। डियर सिस्टर, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, बहन कहा है तो तुम यहीं बैठो हमारे साथ। यलदरम ने उसे वहाँ ही सोफे पर बिठाते कहा। सरदार जो कुछ कहने का इरादा रखता था, बस उसे घूरी से नवाज कर वापस मारिया के पास जाकर बैठ गया। मैंने सुना है तुमने उसकी यूनिवर्सिटी के साथ काम शुरू किया है, क्या ये सच है? और अगर है तो तुम ऐसे किसी के भी साथ काम कैसे कर सकते हो? बहराम ने उसे देखते कहा। देखने देखने में दोनों एक दूसरे के दुश्मन लगते थे, मगर वहाँ खड़े वो चार लोग जिगरी दोस्त थे, जिनसे किसी का भी कुछ भी ढका छुपा नहीं था। हाँ, मैंने काम शुरू किया है और मुझे मेरे काम के लिए किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो, उसने अपने असली अक्खड़ अंदाज में कहा। तो बहराम लब हिंच कर रह गया। ये रहा बहराम सर का कार्ड, मैडम, जब हमें ज़रूरत होगी हम ज़रूर आपको कांटेक्ट करेंगे। आलियान के इशारे करने पर सेक्रेटरी ने बहराम इंडस्ट्रीज़ का कार्ड अफाफ को पकड़ाया। मारिया कब से घूर घूर कर अफाफ को ही देख रही थी, जिसकी वजह से सरदार उसे नज़रअंदाज किए सिर्फ अफाफ को ही देखता जा रहा था, जो वहाँ से अब नोट कर रहे थे। अफाफ, मुझे इन सब के दरमियान अच्छा नहीं लग रहा, क्या करें हम अब? हरीम ने अफाफ के कान में फुसफुसाते कहा।
मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। आफाफ ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मगर अब हमें चलना चाहिए। आफाफ जल्दी जल्दी में कहती हरीम का हाथ पकड़ते वहाँ से निकलती चली गई। हरीम चलो, अब हमें वापस हॉस्टल चलना चाहिए। इन दोनों ने बाहर रोड पर आते टैक्सी ढूंढते कहा। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा आफाफ मैडम, मगर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं आपको सरदार से ज़्यादा पैसा ऑफ़र कर सकता हूँ। क्या ख्याल है? उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। पीछे से आलिया शाह ने आते हुए कहा तो आफाफ गुस्से से उसकी बात पर पलटी और उसे एक थप्पड़ झड़ दिया। चटाक। हिम्मत भी कैसे कि मुझसे इतनी घटिया बात करने की। मैं कोई बिकाऊ माल नहीं जिसे कोई जब चाहे आकर खरीद ले। माइंड इट मिस्टर। उसने एक लफ्ज़ चबाते कहा तो वो भी उसे देखकर तंजिया मुस्कुरा दिया। तुमने मुझे थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी लड़की। अपना मकसद तो मैं हासिल कर ही रहूँगा, बाहुक्स और क्रुक। उसने घबरा कर कहा तो आफाफ सच झटक कर रह गई और हरीम का हाथ पकड़ती तेज़ी से कैब में बैठ गई। हेलो, हाँ, एक लड़की को किडनैप करना है जो यहाँ एक वो ब्लू ड्रेस में थी और सर पर पट्टी बंदी है। ये लड़की आज रात मुझे क्रूज़ पर चाहिए। उसने सर लहजे में कहते ही दूसरी तरफ की बात सुने बगैर फ़ोन काट दिया था और जाते हुए कैब को सुलगती हुई नज़रों से देखने लगा। सरदार जो अपने घर के लिए निकल रहा था, रास्ते में हरीम को परेशान खड़ा देख उसने फ़ौरन गाड़ी रुकवाई थी और उतरकर उसके पास गया। तुम्हारी दोस्त कहाँ है? तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? उसने बेचैनी से पूछा था। सर, मुझे यहाँ इस मार्केट में जाना था, लेकिन जैसे ही मैं वापस आई तो आफाफ यहाँ नहीं थी। मैंने लोगों से भी पूछा मगर सबका कहना है कि उन्होंने उसको यहाँ नहीं देखा। उसने परेशानी से बेहाल होते कहा। क्या यहाँ आने से पहले तुम्हारा किसी ने रास्ता रोका था? सरदार ने तफ्तीशी लहजे में पूछा। हाँ सर, मुझे याद आया जब हम वापस आ रहे थे तो आलिया शाह ने आफाफ को रास्ते में रोककर नहायत बुरे अलक़ाबात से नवाजा था, जिस पर आफाफ ने उसे थप्पड़ जड़ दिया था। मेरा ख्याल है इस सब के पीछे उसी का हाथ है, वही आफाफ से बदला लेना चाहता था। उसने अपने आंसू साफ करते फ़ौरन सरदार को बताया था, जिसने लम्हे की भी ताख़ीर किए बगैर अपने सेक्रेटरी को फ़ोन किया। 5 मिनट के अंदर मेरी बोट तैयार करो, हम आलिया शाह के क्रूज़ पर जा रहे हैं। आफाफ को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक आलीशान बेड पर पाया जिसके चारों तरफ लड़के खड़े हुए थे, जबकि आलिया शाह सामने करोफर से सोफे पर बैठा था। उसके इंस्ट्रक्शंस पर लड़के कैमरा आफाफ की तरफ की उसकी वीडियो बनाने वाले थे। आफाफ को लम्हा लगा था समझने में कि कुछ भी ठीक नहीं है और आलिया शाह उससे कैसा काम लेना चाहता है। ख़बरदार मेरे करीब मत आना वरना मैं मार दूंगी, उसने साइड टेबल पर पड़े शोपीस को उठाते हुए कहा। उसका दिमाग तेज़ी से काम किया था और उसने साइड से शोपीस उठाकर सामने से अपनी तरफ आते हुए लड़के की तरफ मारने का इशारा करते कहा, जो उसे देखकर बेधड़क आगे चलता आ रहा था। लड़की, तुम्हारा क्या ख्याल है? हम तुम्हारी इस एक्टिंग के जाल में फंस जाएंगे तो तुम्हारी खाम ख्याली है, क्योंकि पहले सभी लड़कियां ऐसे कहती हैं, अपनी बात से मुकरती हैं, फिर मर्दों की दौलत के लालच में आकर उनसे जिनसी ताल्लुक़ बनाती हैं, जैसे कि तुमने सरदार के साथ किया। जब तुम उसके साथ ये सब कुछ कर सकती हो तो यहाँ भी कर सकती हो मेरी जान, उसने तिरछी नज़रों से आफाफ को घूरते हुए कहा, जिसको उसकी बात सुनते शिद्दत से गुस्सा चढ़ा था। और उसने आओ देखा न था अपने करीब से रखते हुए लड़के को सर में शोपीस दे मारा और उसे धक्का देती बाहर को फरार हो गई। तो फिर तुम सब पर एक लड़की ना संभाल सके तुम लोग, आलिया ने आफाफ के पीछे भागते हुए कहा। आफाफ से बाहर आई तो खुद को एक बड़ी शिप में देखकर हैरान हुई, जिसके चारों तरफ गहरा नीला समुद्र था, जिसकी लहरों पर चांद की रोशनी नहायत पुरसूस लग रही थी। वहाँ की खामोशी आने वाले तूफान का पेश खैमा थी। कहाँ जाओगी बचकर डियर? अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि तुम मेरी बात मान लो, आलिया ने उसके पीछे आते करोफर से कहा। नहीं नहीं, मेरे करीब मत आओ वरना मैं यहाँ से कूद जाऊँगी। तुम्हारा क्या ख्याल है लड़की? तुम्हारी बात को मैं सच मान लूँगा। बहुत देखी हैं तुम जैसी, जो शुरू में तो अपनी बात पर अड़ी रहती हैं मगर आखिर में हाथ पर मक्खन की तरह फिसल कर आती हैं, उसने तंजिया लहजे में कहा, क्योंकि उसे अभी तक आफाफ बुरी लड़की ही लगती थी। तो फिर एक भी पैसा लिए बगैर मेरी सरदार से जान छुड़वा दो, वो चीख कर बोली। तो आलिया ने उसे ऐसी नज़रों से देखने लगा जैसे कह रहा हो कि किसे पागल बना रही हो। चाहे तुम जो मर्जी कह लो, मैं सरदार की थी और सरदार की ही रहूँगी। तो मैं मरते दम तक अपने करीब नहीं आने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान से ही क्यों न जाना पड़े, आफाफ ने शिप की रेलिंग पर चलते हुए कहा, जहाँ पर समुद्र की ठहरती लहरों के छींटे पड़ रहे थे, जिन्होंने आफाफ के जिस्म में कपकपी तारी कर दी। आफाफ की रोते हुए हिचकी बन गई थी। आलिया ने कहकर लगाते हुए उसके करीब आ रहा था, मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे, मेरी बात क्यों नहीं सुनते, उसने रोते हुए चीख कर कहा। कुछ भी हो जाए मैं सरदार की इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी, क्योंकि चाहे जैसे भी हालात में वो मेरा शौहर ही है, जैसे भी हालात में वो है तो मेरा शौहर ही, और मैं मरते दम तक उससे वफादार रहूँगी, उसने दिल में खुद से कहा। लेकिन जब इन दोनों के दरमियान 2 कदम का फासला रह गया तो आफाफ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके जहन पर सरदार का चेहरा लहराया था। उसने फिजा में अपने दोनों बाजू वहाँ करते लम्हे
में पीछे समंदर में छलांग लगा दी थी और देखते ही देखते उसका जिस्म ठंडे या समुद्र की बेरहम लहरों में तहलील होता चला गया। अफाफ आलियान चीख कहता हुआ फटाफट रेलिंग के करीब आया था, जहाँ से उसने अपनी आंखों से अफाफ को डूबते हुए देखा और उसे अब शिद्दत से अपने किए पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि वो जान गया था कि अफाफ को गलत समझा था। वो ऐसी लड़की थी ही नहीं, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। अफाफ वो दोबारा जोर से चिल्लाया था, मगर अब उसका जवाब देने को भी वो ना बची थी। अगले मिनट ही तेजी से सरदार की बोट वहां कर रुकी थी। कहाँ है वो? उसने आलियान को रेलिंग से नीचे झुके देखकर सद लहजे में गुरा कर पूछा। तो वो नीचे छलांग लगा चुकी है। सरदार के चेहरे पर ऐसे तासुरात, लगता है वो लड़की उसके लिए बहुत अहम थी। ये मैंने क्या कर दिया? लड़की कम से कम सरदार के साथ पैसों के लिए नहीं थी, उसने दिल में सोचा। उसके कहने की देर थी कि सरदार ने कोट उतार कर हवा में उछालते ठंडे से पानी में छलांग लगाई थी। सरदार! आलिया ने उसे समुद्र में कूदते देखकर चीखा था। सरदार के पीछे उसके सेक्रेटरी हाजिम और आलिया ने भी छलांग लगाई थी। पानी निहायत ठिठुरता हुआ और तारीक था, जिसमें देखना इंतहाई मुश्किल था। जैसे ही अफाफ ने बंद होती आंखों से सरदार को अपनी तरफ तैर कर आते देखा, तो उसने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए थे, मगर वो गहराई में डूबती चली गई। अफाफ को गहराई में जाते देखकर सरदार के तैरने में तेज़ी आई थी और वो तेज़ी से उस तक पहुँचते से अपनी बाहों में भरे झटके से बाहर निकला था और उसे शिप पर ले जाते लिटाया। उसने उसकी कमर पर दबाव डाला, फिर पेट पर, लेकिन उसके मुंह से पानी निकलने के सिवा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि सरदार ने उससे माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन भी दे डाली थी, मगर अफाफ होश में ना आई थी। उठो अफाफ, अभी के अभी उठो। उसने अफाफ के बेजान वजूद को झंझोड़ते हुए गुस्से से कहा कि शायद उसके गुस्से से डरकर ही उठ जाए, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। प्लीज़ मरना मत अफाफ, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? सरदार ने उसके कान में झुकते हुए कहा। जल्दी से शिप को किनारे की तरफ लेकर चलो, एम्बुलेंस को कॉल करो। सरदार गुस्से से हाजिम पर धाड़ा, जो फ़ौरन से पेशतर वहाँ से गायब हुआ था। मुझे वाकई अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर सकता हूँ। ये लड़की सरदार के इतने करीब है, ये तो सरदार की अबतर हालत से ही मालूम हो रहा है, और अगर अब ये होश में ना आई तो सरदार यकीनन मुझे, उससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें ज़िंदगी की तरफ वापस ले आऊँगा। उसने नम आंखों से उसके चेहरे पर से गीले बाल हटाते कहा, और अगर मैं ऐसा करने में नाकाम रहा तो तुम्हारे साथ इन सबको भी जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। उसने इतनी शिद्दत से कहा कि उसकी गर्दन की शरियानें उभरने लगीं। उसकी बात की सच्चाई से वहाँ खड़ा हर शख्स वाकिफ़ था। अफाफ एकदम खांसी थी। उसे ये होश में आता देखकर सरदार फ़ौरन चौंक उठा। शुक्र है बच गई। आलिया ने अपने सर पर हाथ रखकर खुदा का शुक्र अदा किया। सरदार ने फ़ौरन से बाहों में भरते गले से लगाया था और अफाफ उसके गले से लगी सोच रही थी कि कभी सोचा नहीं था कि उस शख्स का चेहरा देखकर कभी मैं इतना खुशी महसूस करूँगी। यह आखिरी सोच थी जो उसके जहन में आई और उसका सर सरदार के कंधे पर ढिलक गया। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद आप घर जा सकती हैं, डॉक्टर ने उसे चंद ज़रूरी नसीहत करते हुए कहा। कुछ देर बाद अपने घर में मौजूद थी। उसने सरसे में अपने बाप से बात करने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो हमेशा उसे ज़रूरी काम का कहकर टाल देते। आज उनसे मिलकर उन्हें अपने तमाम हालात से वाकिफ़ करना चाहती थी। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, उसकी सौतेली बहन अपनी माँ के साथ बैठी थी। अफाफ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा फ़ोन चोरी हो चुका है। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे नया फ़ोन लेकर दोगी। क्या तुम ले आई हो? उसकी बहन फ़ौरन मतलब की बात पर आई, तो वो तासुब से सर हिलाकर रह गई। नहीं, मैं नहीं ले पाई काम की मसरूफियत की वजह से, लेकिन अगली बार ले आऊँगी, उसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया और अपने कमरे में चली गई। इस वक्त उसका ज़रा भी दिल नहीं था अपनी बहन की शक्ल देखने का, क्योंकि जो काम उसने किया था उसके बाद वफाफ के दिल से उतर कर रह गई थी। जैसे ही वो कमरे में आई, उसने सरदार के पास से मिला हुआ अपनी बहन का फ़ोन निकाला और दराज में रखने लगी। जब उसकी बहन अंदर आई, मेरा फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा फ़ोन चोरी किया? तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह बदजात हो। उसकी बहन फरियाद ने उसे धक्का देते हुए कहा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, निकल जाओ यहाँ से। वो एकदम गुस्से से धाड़ी थी, जबकि फरियाद दांत पीसती रह गई। तुमने पहले मेरे बाप का प्यार मुझसे चुराया और मेरा फ़ोन चोरी करके तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम एक नहायत गिरी हुई लड़की हो। उसके दिल में भरा जहर धीरे धीरे ज़ुबान पर आ रहा था, जो अफाफ के दिल को बुरी तरह चीर रहा था। वो ये कहते हुए ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती वहाँ से निकलती चली गई, जबकि वो पीछे बेड पर गिरती सोच रही थी कि उसने फरियाद को ज़्यादा प्यार देकर बिगाड़ दिया है। कुछ देर बाद वो नहाकर फ्रेश हुई थी। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आकर बाल सुखाने लगी, फ़ोन पर सरदार के कॉल ने उसे फ़ोन उठाने पर मजबूर कर दिया। हेलो, 2 मिनट में तुम नीचे आ रही हो। अगर तुम 2 मिनट में नीचे नहीं आई तो मैं तीसरे मिनट में तुम्हारे दरवाजे पर मौजूद होऊंगा, और फिर अपने पापा को मेरे बारे में क्या कहना है तुम खुद बेहतर जानती होंगी। उसके कहने की देर थी कि अफाफ लम्हे की भी ताखिर के बगैर भागते हुए घर से निकली और गाड़ी में जाकर बैठते ही दम लिया। सर आप यहाँ, उसने सांस बहाल करते हुए कहा। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ तो क्या तुम मेरा यकीन करोगी? उसने अफाफ के करीब होते उसकी थोड़ी को ऊंचा करते हुए पूछा, तो उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। भला वो कहाँ उम्मीद करती थी कि सरदार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का मालिक सिर्फ उससे मिलने के घर पर आएगा। सरदार ने उसे अपने पास खींचा तो उसकी एकदम चीख निकल गई थी। लगता है तुम अभी शावर लेकर आई हो।
सर, कल मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, आफाफ ने वहीं सर रख के कहा, मगर जब कोई जवाब ना मिला तो सर उठा कर देखा जहाँ सरदार सीट से आंखें बंद करके सर टिकाए हुए बैठा था। उसे लगा कि वो सो गया है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि जब आफाफ उसके पास हो तो सरदार का सोना नामुमकिन है। उसके बाबा की कॉल आने लगी तो उसने फ़ौरन कॉल पिक की। जी बाबा, मैं हरीम की तरफ हूँ, बस थोड़ी देर तक घर आ रही हूँ। ये कहते ही उसने कॉल काटी थी और सरदार की तरफ देखते हुए बोली, सर आप प्लीज़ मुझे इस स्ट्रीट की साइड पर ही उतार दें, इससे आगे मैं खुद ही चली जाऊँगी। उसने अपने गीले बालों को समेटते हुए कहा, लड़की क्या तुम लोगों पर हमारा रिश्ता वाज़ेह नहीं करना चाहती? इसमें छुपाने वाली कोई चीज़ तो नहीं है। हम मियाँ बीवी हैं, हमने निकाह किया है, कोई चोरी नहीं। तो फिर डरना कैसा? क्यों क्या कहती हो कि आज रात मेरे साथ गुजारोगी? उसने फिर से आफाफ के करीब खिसकते हुए कहा। उसके चेहरे को प्यार से छूते कहा तो वो मुंह बसोड़ने लगी। सरदार का कोई भरोसा नहीं था कि कब कहाँ किसी भी वक्त शुरू हो जाए। उसको मुंह बसोड़ते देख वो पीछे हुआ और अपने फ़ोन की तरफ देखने लगा, मगर दिल में सोचा कि जब भी वो उसे तंग करता था और उसे तंग करने पर जो आफाफ के चेहरे पर चढ़ने के तीखे से मज़े के तासुरात आते थे वो एकदम प्राइसलेस होते थे, जिसके लिए सरदार सारी ज़िंदगी ऐसा करने को तैयार था। अल्लाह हाफिज़ सर, उसने गाड़ी से बाहर निकलते कहा और उसे जाने का इशारा किया, जिसका बिल्कुल भी दिल नहीं था जाने को। जब तक वो चला नहीं गया आफाफ वहीं खड़ी रही। उसे जाता देखकर वो सोच रही थी कि पता नहीं कब तक वो सरदार के साथ ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधी रहेगी और कब वो अपनी असल ज़िंदगी की तरफ वापस आएगी। ऐसा लगता था थोड़े से वक्त में कितना कुछ सह लिया हो उसने, ऐसे जैसे कई साल बीत गए हों। उसने गहरा सांस भरा और पीछे हुई थी। वो फ्रूट स्टोर से अपने बाबा के लिए कुछ फ्रेश फ्रूट्स खरीदे। जैसे ही वो जाने को पलटी तो आलियान को अपने पीछे देखकर उसके सांस खता हुए थे और वो हड़बड़ाहट के मारे पीछे हुई थी। जब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी उसके करीब आई तो आलिया ने फ़ौरन उसे कसकर पकड़ते साइड पर खींचा। अगर मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो, अपने साथ साथ दूसरों को भी क्यों मरवाना चाहती हो? आलियान के तंज करने पर आफाफ ने उसे ज़ोर का पीछे धक्का दिया। जो तुमने कल मेरे साथ किया है ना, वो काफ़ी नहीं था, जो यहाँ भी आ गए हो मुझे तंग करने। अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? आफाफ ने गुस्से से कहा, घबराओ मत, बस ये देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। उसने नज़रें दूसरी तरफ करते कहा, मैं ठीक हूँ और मुझे तुम्हारी परवाह की कोई ज़रूरत नहीं। कोशिश करना कि मेरे सामने भी मत आना, क्योंकि जो तुमने कल मेरे साथ किया है ना, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। आफाफ ने संजीदगी से कहा। तो आलियान उसके हाथ से फ्रूट्स की शॉप पर लेता आगे चलने लगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं सरदार को छोड़ दूं तो तुम्हें उसके लिए खुद उससे बात करनी पड़ेगी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आफाफ ने अपना दामन बचाना चाहा, और अगर तुम सरदार को मुझसे दूर कर दोगे तो मैं उसके लिए तुम्हें पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। जो भी था वो सरदार के साथ तजलील भरी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं थी। कितने पैसे दे सकती हो तुम मुझे? आलिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, जैसे कहना चाह रहा हो क्या वाकई मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत होगी? तो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो, मगर क्यों? तुम तो सरदार के दोस्त हो, फिर मेरी मदद क्यों करोगे? आफाफ ने हैरत से पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहता वो और तुम एक साथ रहो, बल्कि कहना ठीक होगा कि मैं किसी भी लड़की को सरदार के साथ रहने नहीं देना चाहता। और यहाँ तो वो तुम्हारे लिए एहसास हो रहा है जो नहायत नाकाबिले कबूल है। उसने सर्द लहजे में कहा, ये सरदार के लिए नहायत फिक्रमंद है, मगर ऐसी फिक्र की लड़कियों का दूर कर देना, भला ये कैसा प्यार हुआ? कहीं ये वो तो नहीं? उससे आगे आफाफ सोचना भी नहीं चाहती थी। अस्तगफिरुल्लाह। उसने जल्दी से अपना सर झटका। उसके घर के आगे पहुंचकर आलिया ने उसे फ्रूट्स के शॉप पर पकड़ाए थे। ये तो मेरे घर का रास्ता भी जानता है। आफाफ ने दिल में सोचा, जब तुम्हारा जहन बने तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूँगा। ये कहते ही वो वहाँ से जा चुका। सुबह जब वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए बाहर निकली तो थोड़ी दूर आलिया ने अपनी गाड़ी में बैठा उसका ही इंतजार कर रहा था। आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसने आफाफ को यूं नहीं छोड़ने की ऑफ़र की। नहीं शुक्रिया, मैं खुद जा सकती हूँ। जैसे ही वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवार हुई वो भी उसके पीछे वहीं चला आया था। हरीम ने यूनी के बाहर आफाफ को जा घेरा था। सांस लो हरीम, मैं ठीक हूँ। उसने हरीम के कंधे पर हाथ रखते कहा, वाह यार, इतना चार्मिंग लड़का हमारी यूनी में क्या कर रहा है? एक लड़की की आवाज़ पर हरीम उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। तुम तो इस दिन वाले आलियान शाह हो जिसने आफाफ से बदतमीज़ी की थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हरीम ने आफाफ के पीछे आलियान को आते देखा तो कड़े तेवरों से पूछा था, इस पर मत बरसो, ये उस दिन मेरे साथ थी और उसके फ़ोन की चार्जिंग डेड थी, इसीलिए तुम्हें कॉल नहीं कर पाई। आलिया ने आफाफ की साइड ली थी। क्या यह शख्स नहीं चाहता था कि आफाफ और सरदार अलग हो जाएं, तो फिर ये खुद आफाफ के साथ क्यों है? हरीम ने दिल में सोचा, उस दिन मुझे लगा था कि सरदार और आफाफ रिलेशनशिप में है, इसीलिए मैं थोड़ा पागल हो गया था, क्योंकि मैं आफाफ से प्यार करता हूँ तो मुझे बुरा लगा था। आलिया ने सर खुजाते कहा तो इन दोनों के मुंह हैरत से खुल गए थे। क्या कहा तुमने? हरीम ने चीख कर कहा। मजाक कर रहा है वो हरीम। आफाफ ने आलियान को घूरियों से नवाजते कहा। अब तुम जाओ आलियान, मेरा पीछा मत करना आप। आफाफ ने दांत पीसते कहा, क्या तुम मेरे साथ नाश्ता नहीं करोगी? मैं कल रात का कुछ नहीं खाया हुआ। क्या तुम जल्दी में, या तुम सरदार का इंतज़ार कर रही हो? आलिया ने मासूमियत की हदें फैलाते कहा, आओ मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। आफाफ ने दांत कुचकुचाते कहा, हरीम क्या तब तक तुम मेरी बुक्स ले आओगी? क्यों नहीं, तुम इस हैंडसम लड़के को भूखा मत रखना यार। उसने वहाँ से भागते कहा तो वो उसे घूर कर रह गई थी। नाश्ते से वापसी पर आफाफ सोच रही थी कि आलियान बाकी अमीरों जैसा नहीं
ढाबों का खाना भी कितने मज़े से खा रहा था। ये मैं तुम्हें गलत समझा था पहले, इसलिए तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, बदतमीज़ी की। मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आलिया ने पैंट की जेबों में हाथ डालते उसके साथ चलते हुए कहा था। अगर तुम्हें लगे कि सरदार तुम्हें तंग कर रहा है तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने खलूस से कहा। तो उसे देखते सोचने लगी, जब सरदार उसे टॉर्चर करता था तो कौन था उसके पास जिससे वो मदद मांगती। रोने के सिवा और वो कुछ नहीं कर सकती थी। मगर अब आलियान उसकी मदद कर रहा था। क्या करना चाहिए उसे? तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। वैसे मैंने तुम्हें दिल से माफ़ किया, लेकिन अब मेरे पीछे मत आना। ये कहते हुए वो वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन मुझे लगता है कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, उसने आफाफ की पुश्त को देखते सोचा था। जैसे ही वो यूनि वापसी आई, किसी ने उसे पुकारा, आफाफ तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पलट के देखा तो शीला नहायत चुस्त पैंट शर्ट में वहाँ खड़ी थी, जो उसके जिस्म को बिल्कुल नुमायां कर रही थी। ओह शिट, ये भी यहीं पड़ती है क्या? दुनिया इतनी छोटी है। उसने दिल में सोचा। क्या हुआ? उसने पलट कर पूछा। क्या सरदार से तुम्हारी नाराज़गी चल रही है? क्योंकि वो आजकल सिर्फ मुझे ही अपने घर बुला रहा है। अगर तुम कहती हो तो मैं उसे तुम्हारे लिए कन्विंस करूँगी। कितनी बुरी बात है ना, वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। उसने अपनी लट को उंगली पर लपेटते तंज किया। कोई बात नहीं, तुम उसकी खिदमत कर रही हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। ये कहते ही वो वहाँ से जाने को पलटी, मगर दिल में ये बात सुनकर कहीं अंदर बहुत दर्द हुआ था कि उसका शौहर गैर लड़की के साथ अपनी रातें रंगीन करता है। ये लड़की है क्या चीज़ जो सर के इतने करीब है, वरना मुझे तो वहाँ के मुलाजमे के साथ काम भी करना पड़ता है। उसको यूं बेजार अंदाज में वहाँ से जाता देखकर शीला ने कुड़कर सोचा। आज वो सरदार के ऑफिस आई थी और सीधा फाइनेंस डिपार्टमेंट गई थी। अब ज़िशान और आफाफ आमने सामने बैठे थे। हरीम ने उसे बताया था कि डैन काफ़ी दफ़ा ज़िशान से काम के सिलसिले में मिलने आया था, मगर ज़िशान ने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया था। साफ जाहिर था कि उसकी बजाय आफाफ से मिलना चाहता था। तभी आज आफाफ डैन के कहने पर यहाँ मौजूद थी। तो मिस्टर ज़िशान शाह, आज मैं यहाँ आपसे ड्राफ्ट प्लान डिस्कस करने आई हूँ। आफाफ ने उसके आगे पेपर्स रखते हुए कहा। तो मुझे मिस्टर की जगह भाई भी कह सकती हो बहना, ज़िशान ने प्यार से कहा। तो वो चौंक गई थी। ज़िशान भाई, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अब बताओ, क्या तुम मेरी सेक्रेटरी बनना चाहोगी? मैं तुम्हें 2 लाख सैलरी ऑफर कर रहा हूँ। ये पार्ट टाइम जॉब होगी। उसने इत्मीनान से कहा। 2 लाख? आफाफ के मुंह से हैरत से बस यही निकला। मगर मैं ही क्यों? उसने हैरत पर काबू पाते कहा। क्योंकि तुम ईमानदार हो और बाकी लड़कियों की तरह डिमांडिंग नहीं। इतनी तफसीलात काफ़ी होंगी मेरा ख्याल है। चलो चल कर चाय पीते हैं, उसने आफाफ के सर प्यार से थपकते कहा। तो वो दोनों रूम से चाय पीने के लिए बाहर निकले, जहाँ मारिया सरदार के बाजू में बाजू डाले आ रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो ज़िशान? वो भी ऑफिस आवर्स में? मारिया ने अब्रुज खाकर पूछा। मैं अपनी बहन के साथ चाय पीने जा रहा हूँ। और तुम लोग? ओ, मुझे आए हुए थोड़ी देर हुई थी कि सरदार आ गया और पूरा दिन मुझे अपने साथ ही घुमाने लगा। 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा उसने मुझे। अब हमें इजाज़त दो, हमें एक और जगह जाना है। चलें बेबी? मारिया ने सरदार का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाते कहा, जबकि सरदार की नज़रें इतनी देर आफाफ का ही तवाफ़ करती नहीं। क्या लड़की ज़रा भी जेलिस नहीं हुई सरदार को मारिया के साथ देखकर? बल्कि ये तो खुश लग रही है। शायद ये सरदार को पसंद नहीं करती, ना ही उसके साथ रहना चाहती है। उसने आफाफ को देखते हुए सोचा, जबकि दूसरी तरफ आफाफ ही सोच के खुश थी कि सरदार को अब उसकी ज़रूरत नहीं। उसका दिल दूसरी लड़कियों की तरफ लग चुका था। कम अज़ कम उसके बहाने जहनी और जिस्मानी अज़ियत से तो बच ही गई थी। मैंने सोच लिया है ज़िशान भाई कि मैं आपकी असिस्ट के तौर पर काम करूँगी, उसने ज़िशान से जाते हुए कहा था। जैसे ही वो वापस जाने लगा, उसका फ़ोन रिंग हुआ। अभी कभी ऑफिस आओ, सरदार की आवाज़ स्पीकर से उभरी थी। क्या आप मारिया के साथ बाहर नहीं गए? उसने परेशानी से कहा। मैं वापस आ गया हूँ। अगर अगले 2 मिनट में तुम यहाँ नहीं पहुँची तो मैं तुम्हारी यूं ही पहुँच जाऊँगा, सरदार ने कहते कॉल कट कर दी थी। कुछ ही देर में वो उसके सामने मौजूद थी। इधर आओ, सरदार ने ग्लास वॉल के पास खड़े होते देख कहा, जहाँ से समुंदर साफ दिख रहा था। वो जब उसके पास आई तो सरदार ने उसे अपनी जानिब किया था। क्या तुम वहाँ जाना चाहोगी? कितना खूबसूरत आइलैंड है, काश मैं वहाँ जा सकती। आफाफ ने दिल में सोचा। हाँ, मैं वहाँ जाना चाहूँगी। ठीक है, हम वहाँ ज़रूर चलेंगे, जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। उसने आफाफ के गाल को प्यार से छूते कहा। सरा वापस क्यों आ गए? उसने मुड़ते हुए पूछा। क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया था, इसीलिए मैं वापस आ गया। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहती थी? सरदार ने एक हाथ ग्लास वॉल पर रखे कहा था। ऐसी बात नहीं है सर, आपको याद है ना उस दिन बहराम शाह ने डील कैंसिल कर दी थी। आफाफ ने बात बदलते हुए कहा। तो सरदार कुर्सी खिसका कर उस पर बैठा और उसका हाथ झटके से खींचा था। सर प्लीज़ ऐसा मत करें, आफाफ ने उसकी मिन्नत की थी। मैं काम से होकर आया हूँ और बहुत थक गया हूँ, मेरे कंधे दबा दो। सरदार ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा। सर वो बहराम शाह, उसने परेशान होते हुए कहा। उस लड़की के दिल का हाल बहुत जल्द उसके चेहरे पर अया हो जाता है। तुम जो भी सोच रही हो वो छोड़ो, बस इतना याद रखो कि जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी तो मैं तुम्हें बुरी तरह से ट्रीट नहीं करूँगा। सरदार ने उसे अपनी बात समझाते हुए कहा। आप फिक्र मत करें सर, मैं आपकी कोई भी बात नहीं टालूंगी, तो फिर मुझे खुश कर दो, उसने बेबाक लहजे में कहा। इतना कहते ही
वो अपनी मनमानी करने लगा था। थोड़ी ही देर में अफाफ की काफ़ी बुरी हालत हो गई थी। सर, अब क्या मैं जाऊँ? उसने दरवाजे के पास खड़े होते हुए पूछा, जो कि बंद था। इससे पहले कि वो बाहर निकलती, दरवाज़ा एकदम अचानक खुला था और समरीन और मारी अंदर आई थी। दरवाज़ा खुलकर अफाफ के माथे पर जा लगा था और उसे बुरी तरह से चोट लगी। उसे चोट लगते देखकर सरदार अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके पास पहुंचा। वो उसके पास पहुंचा और उसका चेहरा पकड़ के देखा। हिलो मत, सरदार ने उसे हिलते देखकर कहा। आउश, दर्द हो रहा है। हैरत की बात है कि सरदार एक लड़की पर तरस खा रहा है। समरीन ने दिल में सोचा, बहुत सी लड़की कौन है? ऐसी लड़कियां फ्लोटिंग के लिए तो ठीक रहती हैं, मगर उन्हें ऑफिस लाना ठीक नहीं। मारिया कब से आपका बाहर इंतजार कर रही थी, आपने उसे अंदर भी नहीं आने दिया। समरीन ने गुस्से से कहा, तुम्हारा मसला नहीं है, क्या चाहिए तुम्हें? ऑफकोर्स मैं ये कहने आई हूँ कि आप मारिया से शादी कर लें, आखिर वो 25 की हो गई है। समरीन ने चिताते हुए लहजे में कहा। मैंने आखिर कब कहा कि मैं उससे शादी करूँगा? सरदार ने अनजान लहजे में कहा। वो इतने सालों से आपके साथ है, आप उसके साथ इतना सर्द रवैया कैसे रख सकते हैं आखिर? समरीन गुस्से से चिल्लाई। समरीन, ज़्यादा मत बोल, अभी तो मेरे करियर का स्टार्ट है, आखिर मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ? मारिया ने अपनी शर्मिंदगी मिटाते हुए कहा। अगर तुम शादी करना भी चाहती हो तो मुझे शक है कि तुम्हें मेरे जैसे ही लड़का चाहिए। सरदार ने इस लहजे में कहा। मारिया, फिर तुम डर क्यों रही हो? बस आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप अपने बाप से डर रहे हैं? समरीन ने पूछा। शट अप, अपनी बकवास बंद करो, वरना मैं गार्ड्स को कहकर तुम्हें धक्के मारकर निकलवा दूंगा। सरदार ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। ओह नो, ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अफाफ ने दिल में सोचा, क्या तुम मेरी बीवी बनना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो मेरी बीवी बनने के लिए तुम्हें कैसा बनना पड़ेगा? सरदार ने मारिया को देखते हुए तंजिया लहजे में कहा। चलो लड़की ने दिखाएं। सरदार, तुम्हें उस लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने बेजान टांगों से फर्श पर बैठते कहा। कितना शफाक था वो। कुछ देर बाद आवाज़ें आना बंद हो गई थीं, जैसे गहरा सकवत छा गया था हो, शायद कोई अनहोनी होने को हो। अफाफ बेहोश हो चुकी थी जबकि सरदार बाहर आया था। फर्श ठंडा है, तुम नीचे क्यों बैठी हो? उठ जाओ, सरदार ने उसे नरमी से कहा। मैंने सरदार को कभी ऐसा नहीं देखा। उसने दिल में सोचा, क्या वो लड़की ठीक है? मारिया ने फिक्रमंदी से कहा। तुम उसे छोड़ो मारिया और सरदार के साथ जाओ, इन जैसी लड़कियों का तो काम ही यही होता है। समरीन ने बेरहमी से कहा। सरदार, हमें भूख लगी है, क्या तुम हमारे साथ डिनर करोगे? समरीन ने पूछा था। हाँ। लक फिट्टे मुँह सरदार था मेरे सामने हो, मैं तो मुँह तो चंडा मार मार के होता। गुस्सा, मुझे गुस्सा आ रहा है इस जाहिल इंसान पर, वल्गर किस्म का छिछोरा। जब उसे होश आया तो शाम के 7 बज गए थे। वो तकरीबन 4 घंटों से बेहोश थी। वो शिकस्ता कदमों से वहाँ से निकल आई थी और अब फुटपाथ पर चलती सोच रही थी, आखिर ये 200 रातें कब ख़त्म होंगी? मुझ में सौदागर जैसे संगदिल और शफाक शख्स को बर्दाश्त करने की ज़रा भी सकत नहीं, और ना ही मैं अब एक लम्हा भी इसका चेहरा देखना चाहती हूँ। उसने खुद से कहा। अभी वो उन्हें ख्यालों में थी कि आलिया ने उसके पास गाड़ी रोकते हॉर्न दिया तो वो चौंक गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने तुम्हें तंग किया है? क्या हुआ है? आलिया ने उसकी गर्दन पर निशान देखते परेशानी से पूछा। बाहर आए क्या? इस सरदार ने क्या है तुम्हारे साथ? उसने गुस्से से कहा। नहीं, मुझे अपने हॉस्टल वापस जाना है, मैं चलती हूँ। उसको ये सब बताना ठीक नहीं लगा था, अफाफ ने दिल में सोचा। अफाफ ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और ना की सीट में चलने लगी। सरदार ने मेरा किरदार, मेरी शख्सियत मुकम्मल तौर पर मसक कर रखती है। यहाँ तक कि जो शख्स कल तक मेरी जान लेने के दर पर था, वो अभी आज मुझ पर रहम भरी निगाहों से देख रहा है। उससे खून के आंसू रोते हुए सोचा था। तुम बहुत उदास लग रही हो, चलो मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलता हूँ, वहाँ तुम अच्छा महसूस करोगी। उसने नरमी से कहा तो अफाफ उसके खुलूस को रद्द नहीं कर पाई थी। उसे अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर आया था जहाँ उन्होंने सीख कबाब खाए थे। मिर्ची से आलियान के गाल और नाक लाल हो गई थी, जबकि आंखों से आंसू निकल रहे थे। जब तुमसे खाया नहीं जा रहा तो क्यों खा रहे हो तुम? अफाफ ने नसमझी से पूछा, जिस पर वो हंस दिया था, जैसे कि वो शक्लें बना रहा था। अफाफ को उसे देख देख कर हंसी आ रही थी। कुछ देर के लिए से वो सरदार को भूल गई थी। तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो लड़की? क्या अब तुम्हें एहसास हो गया है कि मैं सरदार से ज़्यादा हैंडसम हूँ? उसने हंसते हुए कहा तो अफाफ की हंसी रंजू हुई थी। सरदार की इतनी करायतम इस रवैये के बाद आलियान की हमदर्दी उसके दिल पर मरहम की तरह लग रही थी। वो नहायत अच्छा दोस्त साबित हुआ था। उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, यहाँ तक कि उसे बुरी तरह खांसी शुरू हो गई तो अफाफ उसे लिए होटल से बाहर निकली थी। वो हॉस्पिटल और अपने घर दोनों जगह जाने पर ही रजामंद ना था। आखिरकार ड्राइवर ने उन्हें आलियान के आलीशान अपार्टमेंट में पहुंचा दिया। उसने ड्राइवर के साथ मिलकर उससे लिटाया। उसे थोड़ी ही देर में बुखार से तप रहा था। उसने फ़ौरन ड्राइवर को मेडिसिन लेने भेजा और उसके भाई बेराम शाह को कॉल मिलाकर सूरत हाल से आगाह किया। फ़िलहाल तुम उसके साथ रहो जब तक हम नहीं आ जाते। वैसे मैं नहीं जानता था कि आलियान किसी लड़की के साथ अपार्टमेंट जाने पर रजामंद हो सकता है। बेराम शाह ने नसमजीत से कहा, आप हमारे रिश्ते को गलत समझ रहे हैं, आप प्लीज़ यहाँ आ जाएं ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। उसने दो टोक लहजे में कहते कॉल कट करी थी। वो उसके सिरहाने बैठी ये सोच रही थी कि अगर सरदार को मारिया की इतनी ही फिक्र है तो उसे दुख पहुँचाने के लिए वो मुझसे क्यों खेल रहा है? आखिर क्यों? उसने मुठियाँ भींचे सोचा।
वो आलियन के लिए पानी लेने गई थी। जब वो वापस आई तो वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? अफाफ ने उसके पास भाग कर आते हुए कहा, लेकिन उसके पास आने से पहले ही वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा था। अफाफ पकड़ता आखिर कि उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। आलियन के पेरेंट्स भी वहाँ आ चुके थे। कैसा है मेरा भाई? बहराम शाह ने अंदर आते कहा। अब ठीक है, बस फूड पॉइजनिंग हो गई थी। अफाफ ने जवाब दिया। तो तुम हो वो लड़की जो आलियन के साथ थी कल? बहराम ने उसकी गर्दन पर निशान देखते कहा। तो अफाफ ने फ़ौरन दुपट्टे से कवर की थी गर्दन। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। वो बस मेरा दोस्त है, उसके पास कोई था नहीं, इसलिए मैं रुक गई थी। अब आप आ गए हैं तो मैं चलती हूँ। अफाफ ने वहाँ से दामन बचाकर निकलना चाहा। तुम यहीं रुक जाओ, सुबह तक प्लीज़। वो उठेगा तो उसे अच्छा लगेगा। बहराम शाह ने पहली दफ़ा से नरमी से बात की थी। हाँ बेटा प्लीज़ रुक जाओ, मुझे बहराम को कहीं जाना है। इस तरह तुम्हारी आंटी अकेली रह जाएंगी। आलियन के बाबा ने प्यार से कहा तो वो रद्द ना कर पाई थी। ठीक है। उसी तरह वो फजर तक जागती रही। नमाज अदा करने के बाद आलियन की वालिदा के इसरार पर कुछ देर के लिए वहीं बैठी बैठी सो गई थी। यार मतलब इस लड़की का जब अपना घर बार है तो घर बार छोड़कर वो इधर उधर दूसरों के घरों में क्या करती फिर रही है? मुझे घर जाना है, आप समझ क्यों नहीं रहे? आलियन बेचारगी से बोला। तो इसकी आवाज़ पर अफाफ की आँख खुली थी। अफाफ तुम ही समझा दो ना, उसे ही जाने की ज़िद कर रहा है। आलियन की माँ ने अफाफ को कहा। अफाफ तुम अभी तक यहाँ हो? आलियन ने खुशी से कहा। हाँ बेटा, अफाफ कल रात की यहीं है। मेरे साथ मेरे ही इसरार करने पर थोड़ी देर पहले ही वो सोई थी। आलियन की माँ ने आलियन की तरफ देखते हुए कहा। आलियन तुम्हारी मम्मा से ही कह रही हैं तुम्हारा अभी घर जाना ठीक नहीं है। अफाफ ने आलियन की माँ के इसरार भरी नज़रें देखते उसे कायल करना चाहा। ठीक है, मगर क्या तुम भी मेरे साथ 2 दिन यहाँ रुकोगी? आलियन ने दिलचस्पी से पूछा। ठीक। इससे पहले कि वो उसे मना करती किसी ने टेबल पर जोर से ग्लास पटका। जब उसने पीछे देखा तो उसकी हैरत इंतहा न रही, क्योंकि सरदार यल्दरम और ज़िशान वहाँ पीछे कुर्सियों पर पता नहीं कब से मौजूद थे। ओ नो, ये यहाँ क्या कर रहा है? अफाफ ने सरदार को देखते हुए दिल में कहा। आलियन की वालिदा बाहर चली गई थी। बताओ ना अफाफ, तुम पीछे क्या देख रही हो? क्या सरदार को देखकर तो मुझे भूल गई हो? आलिया ने सरदार को चढ़ाते हुए अफाफ से कहा। तुम बताओ सरदार, कितने पैसे देने हैं? अफाफ ने तुम्हारे वो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर अफाफ का पीछे छोड़ दो। आलियन के संजीदा लहजे में कहने पर सरदार तमजर खाना अंदाज से मुस्कुराया और बोला, क्या वाकई लिटिल थिंग तुम बताना पसंद करोगी कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या आलियन के साथ? सरदार ने शिद्दत पसंद लहजे में कहा, जैसे जानता हो कि अफाफ उसे इनकार कर ही नहीं सकती, मगर अफाफ ने सिरे से ही इस बात को इग्नोर कर दिया और आलियन के पास खड़ी रही। कल के हद कम इस लहजे के बाद से वो सरदार की शक्ल तक देखने की रवादार नहीं थी। कहा कि उसकी बात मानती। ये तो सरदार की पसंद है, फिर तुम्हारे साथ क्या कर रही है? यल्दरम ने कन्फ्यूज़ होते कहा। मेरा भी यही सवाल है। ज़िशान ने भी बीच में हिस्सा डाला और सरदार का चेहरा वक्त गुजरने के साथ साथ सुर्ख पड़ता जा रहा था। अफाफ शायद तुमने सुना नहीं, मैंने क्या कहा? सरदार के सर्द लहजे में कहने पर वहाँ मौजूद हर शख्स के जिस्म में सर्द कपकपी भरी लहर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि जितना सरदार का लहजा सफाक था उससे सभी वाकिफ थे, क्योंकि जब भी वह ऐसा बोलता आगे वाले की खैर नहीं होती थी। मैं तुम्हें पानी डाल कर देती हूँ। आलिया ने उसने एक दफ़ा फिर सरदार की बात को नज़रअंदाज किया था। यहाँ सरदार से बर्दाश्त ना हुआ। वो उठा तो दरवाज़ा धड़ाम से बंद करते निकलता चला गया। वाकई लड़की, तुम्हें कुछ तो बात है, मानना पड़ेगा, जिसने सरदार को ना कुछ अन्य चबा दिए। ज़िशान ने तालियां बजाते हुए कहा। बिल्कुल, आज तक जो सरदार के साथ कोई नहीं कर सका वो तुमने कर दिया, और मज़े की बात यह है कि सरदार ने बर्दाश्त भी कर लिया, वरना अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह इस वक्त ज़मीन के ऊपर ना होता बल्कि कई फिट नीचे होता। यल्दरम ने कब्र झुकाकर अफाफ को काबिल तहसीन लहजे में कहा, जबकि अफाफ ये सोच रही थी कि अब सरदार उस पर गुस्सा किस अंदाज में निकालेगा। उसकी जाती अफाफ के फ़ोन पर उसकी कॉल आई थी, मगर उसने फिर हिम्मत का मुजाहरा करते उसकी कॉल नहीं सुनी थी। दूसरी तरफ काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद आलियान उसके सामने शादी का प्रपोज़ल रख चुका, जिसका जवाब उसने कुछ यूँ दिया था। आलियान, मेरे लिए एक तजुर्बा काफ़ी है। मैं अब किसी से भी कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती, ना अभी ना कभी, और आइंदा ऐसी बात मत करना, वरना मुझे लगेगा कि मैंने अपना दोस्त भी खो दिया। अफाफ ने संजीदगी से कहा। ठीक है अफाफ, मैं तुम्हारे जवाब की कदर करता हूँ। अब मैं तुमसे इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब ज़िंदगी के किसी मोड़ पर ऐसा लगे कि तुम तन्हा हो तो मेरा हाथ थाम लेना, क्योंकि मैं यही रहूँगा हमेशा तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, जब तुम कहो। प्रमोशन हो रही है, ले लें अगर आप लोगों ने लेनी है सब्जी तो। अच्छा चलें कंटिन्यू करते हैं। इस ना चीज़ को याद कर लेना, लेकिन एक और बात, बेशक तुम मुझे रिजेक्ट कर चुकी हो, लेकिन सरदार को मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, तुम उसके लिए मना नहीं करोगी, वादा करो। उस तलाक मना करना चाहा, मगर आलिया नहीं माना। वो उसे हॉस्टल के अंदर जाता देख रहा था। जैसे ही वो हॉस्टल से बाहर निकला, सरदार गाड़ी से देख लगा, उसे मुस्कुराती नज़रों से देख रहा था। क्या मैं समझूं कि तुम्हारा दिल अपने भाई जैसे दोस्त की लड़की पर आ गया है? आलियन सरदार की बात सुनता वहीं आकर हो गया। सरदार जल्द या बदे वो लड़की तुम्हें छोड़ देगी, उसके पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं।
आलिया ने उसे समझाना चाहा, मुझे पता नहीं था कि अब मुझे अपने फैसले दूसरों की मर्ज़ी से करने होंगे। उसने तमसरखाना अंदाज में कहा, वो भी यही चाहती है और ज़्यादा देर में उसे तुम्हारे साथ रहने नहीं दूंगा। आलिया के टेढ़े अंदाज में कहने पर वो मुस्कुराया, जैसे गेम जीत लेने के बाद की मुस्कुराहट होती है। और ऐसा क्यों करोगे तो? उसने अब्रुज काकर पूछा, इससे पहले कि तुम्हारे अंकल इफ़ाफ से छुटकारा हासिल करें, मैं तुम्हें उसे छुटकारा दिलवाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें वो कोई नुकसान न पहुँचा सकें। लड़कियाँ तो तुम्हारी ज़िंदगी में और भी आ जाएंगी, मगर तुम अंकल से अपना रिश्ता मत ख़राब करो। इफ़ाफ के लिए उसे मैं संभाल लूँगा। उसके बाद फिर सरदार की गाड़ी पर पड़ा फ़ोन ब्लैंक हुआ। जैसे ही आलिया ने फ़ोन की स्क्रीन देखी तो इफ़ाफ की कॉल मिली हुई थी। टाइम ड्यूरेशन से साफ पता चल रहा था कि इफ़ाफ उन सबकी बातें सुन चुकी है। उसने एक नज़र सरदार को देखा, वो समझ गया था कि सरदार की ही चाल थी। 5 मिनट में नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, सरदार ने इफ़ाफ से कहा, जो गुमसी इनकी बातें सुन रही थी। हाँ कहकर उसने कॉल कट कर दी। इस दुनिया में तो सारे मफाद परस्त हैं, तो फिर मैंने आलियन पर कैसे यकीन कर लिया? वो भी तो सरदार का ही दोस्त है ना। कितनी बड़ी पागल हूँ मैं, तो उसकी फरेब में आ गई। हरीम, मुझे जाना होगा। मगर कहाँ? वो भी इस वक्त? हरीम ने हैरत से पूछा। अपने शौहर के पास। ये कहते ही वो वहाँ से जा चुकी थी, जबकि हरीम जो सदमे में गिरी खड़ी थी फ़ौरन भागा खिड़की के पास गई जहाँ सरदार उसका इंतजार कर रहा था। क्या सरदार इफ़ाफ का शौहर है? उसने हैरत अंगेज़ लहजे में खुद से सरगोशी की। वो बगैर आलियन की तरफ देखे गाड़ी में आकर बैठ गई। इफ़ाफ ने तो मुझे देखना भी गवारा नहीं किया, यकीनन वो मुझे बुरा समझ रही होगी। आलिया ने दुख से सोचा और वहाँ से चला गया। अब कुछ नहीं बोलोगे आलियान? उसने आलियन को चिढ़ाना चाहा, मगर वो वहाँ से उसकी सुनी बगैर जा चुका था। उसके जाने के बाद सरदार भी गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की। क्या हुआ? उसके जाने का गम लग गया? कहीं तुम उसको दिल तो नहीं दे बैठी थी? उसकी बात के जवाब में भी वो कुछ ना बोली थी। जब वो घर पहुंचे तो मारिया डाइनिंग टेबल पर बैठी उसका वेट कर रही थी। वो दोनों भी वहीं आ गए। इफ़ाफ ने जब देखा कि मारिया उसकी जगह पर बैठी है तो वो उसके साथ वाली कुर्सी पर घसीट कर बैठ गई। ये देखकर सरदार की तेवरी चढ़ी थी। ये लड़की खुद की जगह भी नहीं जानती कि कितने आराम से अपनी जगह उसको दे दी। सरदार ने गुस्से से दिल में सोचा, उसको तो अभी बताता हूँ मैं। सरदार, ये खाना ना तुम्हारा फेवरेट है। मारिया ने सरदार की प्लेट में फ्राइड चिकन डाला। ओ नो सर, सरदार तो मेरे अलावा किसी के हाथ से भी खाना सर्व नहीं करवाते। इफ़ाफ ने सरदार की तासुरा देखते दिल में कहा कि अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। लड़की की तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है यहाँ, और मुझे खाना सर्व करो और तुम ये प्लेट ले जाओ। उसने पहली बात इफ़ाफ से करते बाद में मुलाजमत से वो प्लेट आगे से उठाने को कहा जिसमें मारिया ने उसके लिए खाना डाला था। मारिया का चेहरा तौहीन से सुर्ख हुआ था। इफ़ाफ ने सरदार को खाना डाल कर दिया और फिर उसके खाना ख़त्म करने तक वहीं रुकी रही। जैसे ही वो अंदर आई, सरदार ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया, जो बगैर किसी जिद के उसके पास आराम से आ गई थी। क्या हुआ? क्या आलियन की बेवफाई से तुम्हें इतना दिली दुख पहुंचा है कि तुम मेरे साथ तावन करने पर आमादा हो गई हो? सरदार ने तंजिया कहा तो उसने आंखें उठाकर उसे देखा था। शायद अगर आपको याद हो तो आपने कहा था कि अगर तुम मेरे साथ वफादार रहोगी तो आप भी मुझसे सही से बात करेंगे। अब जब मैं आपकी जिम्मेदारी बगैर किसी मुश्किल की निभा रही हूँ तो प्लीज़ आप भी मेरे साथ आराम से पेश आइएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कहते ही उसने अपना आप उसके हवाले कर दिया था। दिन ब दिन सरदार इफ़ाफ के नज़दीकतर होता जा रहा था, यहाँ तक कि इफ़ाफ ने उसके दिल में पूरी तरह अपनी जगह बना ली थी। बल्कि अब तो सरदार इफ़ाफ को खुद ही छोड़ना नहीं चाहता था। उसके अच्छे रवैये ने भी इफ़ाफ को इससे काफ़ी हद तक मायूस कर लिया था कि अब इफ़ाफ सरदार के बारे में अच्छा सोचने लगी थी। आज वो यूनिवर्सिटी से हरीम के साथ बाहर निकल रही थी तो उसे ज़ोर का चक्कर आया। जैसे ही वो बेहोश होने लगी, हरीम ने फ़ौरन से पकड़ा और जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गई। वहाँ उसके कुछ टेस्ट हुए तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? उसने हैरत से खुद से कहा। माँ बनने का एहसास कितना खूबसूरत होता है हरीम। हरीम भी उसकी खुशी में खुश थी। मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए इफ़ाफ, लेकिन तुम्हें बात सबसे पहले से सरदार को बतानी चाहिए। हरीम ने इफ़ाफ को गले लगाते हुए कहा तो उसने हाँ में सर हिलाया। कैसी हो? सरदार ने उसे गले लगाते हुए पूछा। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? तुम्हें पता तो है मैं तुम्हें देखकर ना भी ठीक हूँ तो बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। सरदार ने इफ़ाफ का सर अपने कंधे से लगाते हुए कहा। सरदार, मुझे कुछ बताना है। हाँ बोलो। जैसे ही इफ़ाफ उसे रिपोर्ट्स के बारे में बताने लगी तो सरदार की कॉल आ गई। वो उसे 1 मिनट का इशारा करता हुआ कॉल को सुनने लगा। वो भी नहाने चली गई। जैसे ही वो वापस आई तो सरदार के हाथ में रिपोर्ट्स देखकर वो ठिठक कर रुकी। ये क्या है? सरदार ने सीधे अल्फाज पूछा, जबकि लहजा बिल्कुल किसी एहसास से आ रही था। आपने पढ़ ली रिपोर्ट? सरदार, में प्रेग्नेंट हूँ। इफ़ाफ ने खुशी से कहा। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, बच्चा किसका है? सरदार के लफ्ज़ थे या बम जो उस पर गिरा था और उसकी पूरी हस्ती को तहस नहस करके रख गया। आपके कहने का मतलब क्या है सरदार? आप मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? बच्चा आपका और किसका होगा? इफ़ाफ ने गुस्से से कहा था। मैंने कहा मुझे सच सच बता दो बच्चा किसका है, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। वो उसके करीब आते हुए खतरनाक लहजे में बोला तो इफ़ाफ उसे हैरत से देखने लगी। ये तो वो सरदार था ही नहीं जिससे इतने दिन से जानती थी। कौन था ये? सरदार, मैं सच कह रही हूँ, मेरे यकीन करें, बच्चा आपका मेरा ही है। मेरा आपके अलावा किसी से कोई ताल्लुक नहीं। उसकी आंखों से अपनी बेगुनाही साबित करते हुए आंसू टपक पड़े थे, मगर सरदार को उस पर यकीन ना आया था। उसने एकदम इफ़ाफ का गला दबोचा और उसे बेड पर फेंका। बोलो किसकी औलाद है, वरना तुम्हारी जान निकाल लूँगा मैं। वो मुसलसल इफ़ाफ का गला दबा रहा था। मैं भी अब यही कह रही हूँ, बाद में भी यही कहती रहूँगी कि बच्चा सरदार का है।
तुम्हारा है। अगर तुम इस बच्चे को दुनिया में लाना नहीं चाहते तो मुझ पर इतना गहराई तमीज़ इल्ज़ाम तो मत लगाओ। मुझे बदकिरदार होने की गाली तो मत दो। वो रोते हुए चीख कर बोली थी। सरदार के गला दबाने से उसका गला सुर्ख पड़ चुका था, जबकि सांस आना बिल्कुल बंद हो गई थी और फिर एक झटके से वो दुनिया जहाँ से बेगाना होती चली गई। जब उसके जिस्म में कोई जुम्बिश ना हुई तो सरदार ने हैरत से अपने हाथ को देखा और झटके से अफाफ से दूर हुआ। जब सांस नहीं ले रही थी बल्कि साख्त पड़ी थी। अफाफ उठो। अफाफ का मुंह थपथपाने लगा था। उसको यूं देखकर सरदार की जान लबों पर आई थी। वो ये तो जान गया था कि अफाफ चाहे उसे कितनी ही बेवफा क्यों न कर ले, मगर अब उसके बगैर सांस तक नहीं ले सकता था। जान बन गई थी वो उसकी, उसके बगैर तो जीना भी मुहाल था। जैसे ही सरदार ने उसकी सांस महसूस की तो उसकी जान में जान आई और वो शिकस्ता कदमों से दूर होता सोफे पर जाकर बैठ गया था। उसका सर दर्द से फट रहा था। कुछ देर बाद अफाफ कराते हुए थी। अपने आप को जिंदा देखकर उसे हैरत हुई थी। क्या सरदार ने उसकी जान नहीं दी थी? वो तो समझी थी कि अब वो कभी अपने बच्चे को देख नहीं पाएगी, ना ही सरदार को। क्या हुआ, मुझे मारा क्यों नहीं तुमने? क्या तुम्हें अब मुझ पर यकीन आ गया कि तुम्हारा ही बच्चा है? अफाफ ने तंजिया लहजे में पूछा। नहीं, मुझे अभी यकीन नहीं है, इसीलिए कल सुबह ही तुम जाकर अपना अबॉर्शन करवाओगी। सरदार ने सख्त लहजे में कहा। कैसे बाप हो तुम, अपने ही बच्चे को मारने का कह रहे हो? क्यों नहीं आता तुम्हें मुझ पर रहम? क्यों नहीं आता तुम्हें मुझ पर यकीन? मेरा किसी और से कोई ताल्लुक नहीं था और ना है। वो अपनी बेगुनाही साबित करते करते थक गई थी, मगर सरदार इसकी एक भी सुने बगैर वहाँ से जा चुका था। जब वो सुबह नाश्ता कर रही थी तो अफाफ को मतली महसूस हुई और वॉशरूम भाग गई। मारिया ने उसे हैरत से जाते देखा और फिर एक नाकाबिले यकीन नज़र सरदार को देखा, जो उसकी नज़र को इग्नोर कर गया था। जो वो देख रही थी वो समझना नहीं चाहती थी। सरदार किसका बच्चा है? मारिया ने शौक से पूछा। क्योंकि तुमने तो उसने हैरत से अपनी बातें धूली छोड़ी। मैं तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, ये कहते ही वो वहाँ से जा चुका था। पीछे मारिया पीछे-ताप खाकर रह गई। जैसे ही अफाफ यूनिवर्सिटी पहुंची हरीम ने उसे जा लिया। अफाफ तुमने बात की सरदार से? क्या कहता है वो? क्या खुश हो? हरीम ने खुशी से पूछा था, मगर अफाफ के जवाब ने उसे भी गहरा सदमा दिया। वो कहता है ये मेरा बच्चा नहीं है, इसीलिए मैं अबॉर्शन करवा दूँ। अफाफ ने दुखी लहजे में कहा। इतना कमज़ोर इंसान है ये सरदार, वो इतना पुरयकीन होकर कैसे कह सकता है? भला मेरा दिल कर रहा है इसको मेरे सामने और उसमें से गोली से उड़ा दूँ। उसने सोचा भी कैसे ऐसे। हरीम ने दांत पीसते कहा। मेरी जान सब्र करो, अल्लाह कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। हरीम ने रोते हुए अफाफ को गले लगाया। जैसे वो दोनों यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहे थे, गाड़ी आई थी और अफाफ को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई। हरीम चीखती रह गई थी, मगर वो उसे धक्का देकर जा चुके थे। उसने फ़ौरन आलियान के नंबर पर कॉल की थी। आलियान जिस वक्त दार के साथ मीटिंग में मौजूद था, हरीम की कॉल आते देखकर फ़ौरन पिक की। आलियान तुम कहाँ हो? जल्दी से यहाँ आ जाओ, अफाफ को कुछ लोग उठा कर ले गए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। उसकी बात सुनकर आलियान झटके से अपनी जगह से उठा था। क्या कौन लोग थे? क्या वो अफाफ को ले गए? उसकी बात सुनकर सरदार के कान खड़े हुए और सरदार उसके पास फ़ोन खींचकर अपने कान से लगाया। कहाँ है अफाफ? सरदार ने एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। बदले में हरीम ने उसे सारी बात बता दी। वो फ़ोन आलियान की तरफ फेंकते बाहर को भागा था और आलियान भी उसके पीछे भागा था। अफाफ को जब होश आया तो वो एक आलीशान कमरे में मौजूद थी। कमरा खाली देखकर उसने भागने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा खुलकर वो शख्स अंदर आया जिसने नकाब पहन रखा था। ओह, तो तुम हो सरदार की मंजूर नज़र? मैं भी कहूँ, सरदार एक ही लड़की के साथ कैसे अपना वक्त गुजार सकता है? मगर तुम्हें देखकर यकीन आ गया। वो उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता जा रहा था, जबकि अफाफ पीछे खिड़की से लग गई थी। जब उसने पीछे देखा तो अपने आप को एक ऊंची जगह पर पाया। यकीनन ये कमरा 12वीं फ्लोर पर था। फिक्र मत करो, बस मुझे कुछ पासवर्ड बता दो सरदार के, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। कैसे पासवर्ड्स? कौन से पासवर्ड? मैं कोई पासवर्ड के बारे में नहीं जानती। हालांकि अफाफ सरदार की हर एक चीज़ से वाकिफ थी, लेकिन फिर भी वो सरदार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। तो तुम सरदार को इस तरह डिफेंड करना चाहती हो तो फिर मुझसे भी रहम की उम्मीद मत रखना। उसने अफाफ को बेड पर धकेलते कहा। नहीं, मैं सरदार की कुछ नहीं लगती, बल्कि वो तो मुझे पसंद भी नहीं करता। प्लीज़ मुझसे दूर हट जाओ। उसने किसी तरह शख्स को दूर हटाने की कोशिश करते कहा। तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। सरदार की नज़रों में मेरी कोई अहमियत नहीं। उसने इस शख्स को अपनी हकीकत से आगाह करना चाहा, जो उसकी एक भी सुनने से रज़ामंद नहीं था। सरदार प्लीज़ मुझे बचा लो, देखो तुम्हारी बीवी की इज्जत खतरे में है। उसने दिल में सरदार को पुकारा। वो जो भी कह लेती वो सरदार से शदीद मोहब्बत कर बैठी थी। फिट्टे मुँह ऐसी मोहब्बत पर। नीचे से फायरिंग की आवाज़ पर शख्स को लम्हे में पता चल गया था कि सरदार आ गया है। तुम गलत थी लड़की। अगर तुम सरदार की नज़रों में अहमियत न रखती होती तो वो कभी भी अपनी जान पर खेलकर मेरे अड्डे पर तुम्हें बचाने ना आता, मगर इस बार वो बाजी हार गया है। उसने फ़ौरन अपनी जगह से खड़े होते एक बम निकाला, अफाफ को कुर्सी पर बिठाते उस पर बम लगाते उसके गिर्द बांधे और खुद खिड़की के पास चला गया था जहाँ से हेलीकॉप्टर से पिक करने वाला था। जैसे ही कदमों की आवाज़ आई उसने खिड़की से छलांग लगा दी थी। दरवाज़ा तोड़कर सरदार अंदर आ गया। पीछे आलियान भी था। सरदार मेरे करीब मत आना, यहाँ बम है, ये सब तुम्हें मारने की साजिश थी, तुम लोग जाओ यहाँ से। अफाफ ने नम आंखों से चीख कर कहा। सरदार ने फ़ौरन अफाफ के पास आते बम को रिफ्यूज़ करना चाहा, मगर कोई तरीका समझ में ना आया। शिट, उसने हमें धोखा दिया है। आलियान उसके पीछे ही आया। आलियान तुम जाओ यहाँ से। उसने इनको भेजना चाहा, मगर वो किसी तौर पर जाने को तैयार नहीं था। नहीं मैं भी नहीं रहा
हूँ, मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, उसने ज़िद्दी लहजे में कहा। सरदार सोच में पड़ गया, क्या आलिया इस बच्चे का बाप है, क्योंकि ये यहाँ से जाने का रवादार नहीं। ये सोचकर सरदार के माथे पर तेवरी है, मगर जो भी है मैं अफवाफ को कभी नहीं छोड़ूंगा, वो सिर्फ मेरी है। उसने दिल में सोचा, सरदार आप यहाँ से जाए, मुझे कुछ होगा तो कोई रोने वाला नहीं होगा, क्योंकि मेरी किसी को ज़रूरत नहीं, मगर आपकी बहुत से लोगों की ज़रूरत है। जाए यहाँ से। सरदार को खो देने का ख्याल उसका दिल चीर रहा था। तुमने सोच भी कैसे लेके मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और चला जाऊंगा। तुम बेशक किसी के लिए ज़रूरी ना हो, मगर मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल हस्ती हो, जिसके बगैर जीने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। साथ जी नहीं सकते तो क्या हुआ, साथ मर तो सकते हैं ना। उसने अफाफ का माथा चूम कर कहा। इतनी मोहब्बत पर अफाफ की नम आंखें नम हुई थी। क्या उसे सद तक भी कोई चाह सकता था, उसके लिए जान तक देने के लिए तैयार था। उसने अपनी किस्मत पर अश्क आया था। कुछ शर्म कर लो, मैं भी यहीं मौजूद हूँ। आलिया ने उन्हें साथ दिलाना चाहता तो तुझे किसने कहा है। हमिया बीवी के मोमेंट्स स्पॉइल कर सरदार ने भी फ़ौरन जवाब मुंह पर मारा था। सरदार एक बार फिर बम को रिफ्यूज़ करने की कोशिश करने लगा। 10 सेकंड्स रह गए थे। उसने आखिरी वार काटी, इसी में बम फ्रीज हो गया था और उनकी सांसों में सांस आई। वो अफवाफ को लेकर बाहर निकला और गाड़ी में जाकर बैठा आलिया के साथ कुछ ज़रूरी बातें करने लगा। जब आलिया ने उसे बीच में टोका, सरदार मुझे हरीम से पता चला है कि तुम अफाफ पर शक कर रहे हो, मगर मेरा यकीन करो बच्चा मेरा नहीं है। अगर तुम्हें ज़रा सा भी शक है तो मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूँ, वो तुम्हारी अमानत थी। मैंने उसे आज तक हाथ नहीं लगाया, जबकि हकीकत में अफाफ ने मेरा प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया। वो तुमसे प्यार करती है। शायद ऐसा हो सकता है कि जब उसके शौहर ने उसे ज़बरदस्ती उसका रेप किया हो और वो शर्म के बारे तुम्हें बताना न चाह रही हो, तो तुम्हें भी इस बात का पर्दा रखना चाहिए। उसकी बात समझ के सरदार को अपनी अकल पर अफसोस हुआ था। वो ये क्यों ना समझ सका कि कोई अफाफ से ज़बरदस्ती भी तो कर सकता है। क्यों ना उसके लाखों दुश्मन थे जो अफाफ को नुकसान पहुंचा सकते थे। जो भी इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा। उसने दिल में पुख्ता इरादा किया और अफाफ के साथ घर चला गया। चवल इंसान। सरदार अब उसका ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। उनकी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। चुमारी को एक आँख निभा रही थी। रात को वो दोनों वॉक कर रहे थे। जब सरदार बोला, तुम ज़्यादा खाया पिया करो, देखो तो अभी वैसे ही पतली हो। अब तो 2 माह हो गए हैं, मगर तुम में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया। उसकी बात सुनकर अफाफ के गाल शर्म से लाल हुए थे, मगर हकीकत भी यही थी कि उसकी फिक्र में ज़रा भी तब्दीली नहीं आई थी। अभी वो टहली रहे थे जब अफाफ का फ़ोन बजने लगा। जो आगे से इतला मिली वो उसकी सांस खता कर गई। सरदार बाबा, मेरे बाबा सीढ़ियों से गिर गए हैं। वो तब पागल हो उठी थी। सरदार फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचा था उसे लेकर, जहाँ उसके बाबा इमरजेंसी में एडमिट किया गया था। उसने अपनी बहन को कॉल करनी चाहिए, मगर वो ना फ़ोन उठा रही थी ना उसकी सौतेली माँ। समझ से बालातर था कि वो दोनों गई कहाँ। डॉक्टर ने जैसे ही इतला दी कि उनका इंतकाल हो गया है, वो सुनकर वहीं बेहोश हो गई थी। सरदार ने ही उनके कफन दफन का इंतज़ाम किया। अफाफ को चुप्पी लग गई थी। अब वो ज़्यादा बोलती थी, ना ही ज़्यादा बात करती थी। उसकी बहन और माँ का लापता थी। पुलिस का कहना था कि इन सबके पीछे उन्हीं का हाथ है। आज वो बहुत देर बाद लॉन में चहलकदमी करने को आई थी, जब उसने मारिया को सरदार से बदजुबानी करते देखा। सरदार, तुम किसी दूसरे की औलाद को कैसे अपना सकते हो, जबकि वो तुम्हारा खून ही नहीं। ये तुम भी जानते हो और मैं भी। मारिया गुस्से से चीखी। तो क्या अब हमें से अपना नाम दूंगा कहलाएगा तो वो सरदार का बेटा ही। सरदार ने सर्द लहजे में उसे वार्न करना चाहा। क्या तुम्हें वो इतनी पसंद आ गई है कि किसी की उतरन तुम इस्तेमाल कर रहे हो। उसने तंजिया लहजे में कहा। क्या बकवास है ये, तुम होती कौन है मुझ पर यूँ इल्ज़ाम लगाने वाली। बच्चा सरदार का है। अफाफ का जब जवाब देगा, किसे पागल बना रही हो लड़की, हम सब जानते सरदार का बच्चा नहीं है। वो सिखा जाने वाली नज़रों से उसे देखते हुए बोली। सरदार, तुम उसे कुछ बोलते क्यों नहीं हो, कि कह तो ये झूठ बोल रही है, बच्चा तुम्हारा है। अफाफ ने सरदार का बाजू थामते कहा, मगर वो खामोश रहा, जिसने अफाफ को बहुत दुख दिया था। मुँह काला करके भी तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी लड़की। तुम सब जानते हैं कि सरदार का बच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शट अप, मारी अपनी बकवास बंद करो। सरदार ने उसे वार्न करना चाहा। तुम बोलो, आखिर तुम सब इतने पुरयकीन क्यों हो कि सरदार का बच्चा नहीं। मुझे सच 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 बताओ, वरना मेरा सर फट जाएगा। अफाफ नीचे बैठी चीख कर बोली। तो सुनो, सरदार ने सर्जरी करवाई हुई है। उसका तुमसे तो क्या किसी से भी कोई बच्चा नहीं हो सकता। मारिया की बात ने उसके सारे एहसास मंजमद कर दिए, तो उसके कान साई साई करने लगे। ये क्या कर रही थी वो। अगर ये सच था तो ये बच्चा किसका था, मगर वो तो सरदार के अलावा किसी के पास तक नहीं गई। उसने यूं गुमसुम देखकर सरदार ने मारिया को खा जाने वाली नज़रों से देखा और अफाफ को उठाता वहाँ से ले गए। तुम फिक्र मत करो अफाफ, मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। उसने अफाफ को प्यार करते कहा। तो तुम शुरू से जानते थे कि बच्चा तुम्हारा नहीं, फिर भी तुमने उसे अपनाना चाहा। अफाफ ने सदमे से कहा। उसे सरदार का पहला रिएक्शन याद आया कि कैसे उसने अफाफ के साथ बर्ताव किया था जब उसे ये पता चला था मुझे अबॉर्शन करवाना है अभी। उसने कांपते हुए कहा, अफाफ तुम पागल हो गई हो। उसने अफाफ को झिंझोड़ा। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं नहीं पाल सकती किसी का गंदा खून। मुझे मार दो या इस बच्चे से मेरी जान छुड़वा दो। उसने सरदार का हाथ अपने गले पर रखकर कहा। तो फिर बताओ कौन है उसका असली बाप। सरदार ने संजीदा लहजे में कहा। तो अफाफ ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हें अभी मुझ पर यकीन नहीं तो मेरा यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। अफाफ ने वहाँ से जाने की कोशिश की। तुम यहाँ से जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती। सरदार ने उसका बाजू दबोचते कहा। छोड़ो मुझे। अफाफ ने उसे बाजू छुड़वाने की कोशिश की।
उसे खींचतानी में आफाफ का धक्का लगा था और वो शीशे की टेबल पर जाकर गिरी थी। खून तेजी से उसकी तरफ में फैलने लगा। वो दर्द से चिल्लाई थी, सरदार मेरा बच्चा, आफाफ, आफाफ तुम्हें कुछ नहीं होगा। सरदार फौरन उसे बाहों में भरता हॉस्पिटल ले जाने को भागा था। उसे इमरजेंसी वार्ड में फौरन दाखिल किया गया। जैसे ही डॉक्टर बाहर आई उसे डॉक्टर को जा लिया। डॉक्टर, आफाफ कैसी है और हमारा बच्चा, वो तो ठीक है? डॉक्टर के पीछे आफाफ को आते देखा वो दंग रह गया, जो शर्मिंदा शर्मिंदा लग रही थी। और ये यहाँ क्यों खड़ी है? उसे तो इमरजेंसी में होना चाहिए था। बच्चे का क्या हुआ? ये बाहर क्या कर रही है? डॉक्टर, आप मेरी बात सुन रही हैं या नहीं? सरदार पिदर सवालत करता चला गया। मिस्टर सरदार, मेरी बात खामोशी सुनिए। कोई बच्चा नहीं। बच्चा कैसे होगा जब वो प्रेग्नेंट ही नहीं? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर, शायद आपका दिमाग अपनी जगह से हिल गया। मैंने खुद इसका खून निकलते हुए देखा है। इसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। वो तो जैसे पागल हुआ था, कुछ समझा ही नहीं था। मिस्टर सरदार, सब्र से काम लें। इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो गया था और नर्स ने भी आफाफ को गलत रिपोर्ट चेंज करके दे दिए थे, जिसकी वजह से आप लोगों को गलतफहमी हो गई। जैसे ही सरदार को डॉक्टर की बात समझ में आई, उसने आफाफ का चेहरा देखा जो शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ रहा था। और अब यही हाल सरदार का भी था। वो दोनों जैसे ही घर पहुंचे एक दूसरे से नजरें मिलाना मुमकिन नहीं हो रहा था। दोनों ही अपनी जगह शर्मिंदा थे। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सरदार ने उससे अपनी केक की माफ़ी मांगी। कोई बात नहीं, अगर आपकी जगह कोई भी होता तो वो यही समझता। उसने बड़ेपन का मुजाहरा करते उसे माफ़ करते हुए कहा, क्योंकि गलती तो उसकी भी थी। मगर सरदार, आप बुरा ना माने तो एक बात बोलना चाहूँगी आपसे। उसके इल्तिजाई अंदाज में कहने पर सरदार ने उसे इजाज़त दी। मैं माफ़ बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप अपना ऑपरेशन करवा लें। उसकी बात ने सरदार को गहरी सोच में डाल दिया कि वो ठीक कह रही थी। आखिर कौन सी माँ होगी जो बच्चे के बगैर रहना चाहेगी? कौन सी माँ नहीं, कौन सी औरत। उसने आफाफ की बात पर अमल करने का सोचा था। आफाफ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने अपने घुटनों के पल बैठते आफाफ से पूछा, जो उसे बेयकीनी से देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुम्हें एग्रीमेंट से आज़ाद करता हूँ और सबके सामने धूमधाम से तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। बोलो, क्या इजाज़त है? तुम्हें तुमसे चुरा लूँ? उसने इतने दिल मोह लेने वाले अंदाज में कहा कि वह चाहकर भी अपनी आंखें नम होने से रोक ना सकी और भागकर उसके सीने से लग गई थी। हाँ, मुझे मंजूर है। आज सरदार आफाफ को फिर आइलैंड पर लाया था। उससे मिलो। आफाफ, ये शहरयार है, मेरा छोटा भाई। इससे बड़े रुखे अंदाज में मिला था शहरयार। बुरा मत मानना, ये ऐसा ही है। तुम आओ मेरे साथ। हर कोई सरदार को देखकर हैरान हो रहा था, जो आज वहाँ पहली बार लड़की के साथ ट्रेनिंग सेशन में मौजूद था। रिंग में इस वक्त दो लड़कियां लड़ रही थी, जिनको बहुत गौर से देख रही थी आफाफ, जबकि सरदार आफाफ को तुम यहाँ भी आ गए। समरीन ने संजिया नज़रों से उसे देखते कहा। समरीन को देखकर उसको कोई शौक नहीं लगा था कि वो यहाँ रेसलिंग की बेस्ट ट्रेनिंग थी, क्योंकि उसकी मजबूत जिसामत से इस चीज़ वाज़ह हो रही थी। चलो तुम भी आ जाओ, तुम्हारा भी मैच हो जाए। उसने आफाफ को उसकी जगह से उठाते कहा, नहीं, मैं कैसे सरदार देखो ना। उसने सरदार को बुलाया ताकि उसकी मदद करे, मगर उसने साफ हरी झंडी दिखाई। एक मैच से कुछ नहीं होगा आफाफ। सरदार की बीवी को मजबूत होना चाहिए ताकि वो अपना डिफेंस खुद कर सके। इस बात पर आफाफ न चाहते हुए भी रिंग में चली गई थी। इस लड़की ने पहला दाव चलते आफाफ को कसकर पटका था। उसकी आहें निकल गई थी। हालांकि इस लड़की ने सरदार के इशारे पर अपनी आधी कुव्वत लगाई थी। अगर जब वो पूरी लगा देती तो पता नहीं आफाफ का क्या हाल होता। आफाफ ने उठते उसका ही दाव उस पर चला था, जिससे इस लड़की ने हैरत से देखा। इस लड़की ने दोबारा आफाफ को घुमाकर कमर के बल गिराया, जिससे आफाफ की कमर में टीसें उठी थी, मगर उसने बिना देर करते इस लड़की की टांगों में से हाथ डालते ठीक उसी तरह उसको कमर के बल पटकर तब तक उस पर चढ़ी रही जब तक काउंट डाउन बंद ना हो गया। यस, मैं जीत गई। उसने कमर पर हाथ रखकर कराते हुए कहा तो सब हंस दिए थे। सरदार को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी देख जाएगी, इतनी जल्दी सीख जाएगी या देख जाएगी, जीत जाएगी। थोड़ी देर में वो वहाँ आइलैंड पर बने सरदार के प्राइवेट रूम में चली गई थी और अब टी शर्ट बहने देख रही थी कि खुद को दवाई कैसे लगाए। लाओ मैं लगा दूँ। सरदार ने उसके हाथ से दवाई लेनी चाहिए। खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाए, मैं नाराज़ हूँ तुमसे। तुम्हारी वजह से मुझे इतनी चोटें आई हैं और तुम यहाँ बैठ के तालियां बजा रहे थे। उसकी बात पर सरदार ने अपनी हंसी जब्त की। मेरी जान, अपने दार की बात नहीं मानोगी? बिल्कुल नहीं। उसने पहले कि उसको मना था, एक ज़रूरी कॉल की वजह से उसे जाना पड़ गया। जब रात तक वो कमरे में ना आया तो आफाफ उसे कॉल की वजह से पता चला कि वो हफ्ते के लिए उसे शहरयार के पास ट्रेनिंग के लिए छोड़कर जा चुका है, जिस पर वो अपना सर पकड़ कर रह गई। आज उसकी ट्रेनिंग का पहला दिन था। लड़की, तुम 5 मिनट लेट हो। शहरयार ने उसे ग्राउंड में आता देखकर सख्ती से कहा। 5 मिनट ही लेट हो ना, बात तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे 1 घंटा लेट हूँ। उसकी जुबान पर वशश कर उठा था। जल्दी 5 मिनट में ग्राउंड का चक्कर लगा कर आओ। उसके कहने पर उसने भागना शुरू किया, मगर 5 मिनट के बजाय आधे घंटा होकर रह गया था उसे राउंड के चक्कर में। उफ, बॉस ने कैसे उसे बीवी बना लिया। इससे तो एक राउंड में मुश्किल पूरा हो रहा है। उसने खौफ से सोचा, लड़की कछुए की तरह रेंगती रहोगी तो 10 राउंड कैसे पूरे करोगी? क्या 10 राउंड? मैं कभी नहीं करूँगी। उसकी आंखें फटने के करीब हो गई। अगर तुम 10 तक गिनने पर भी ना भागी तो इस लड़के को पूरी इजाज़त होगी तुम्हें गले लगाने की। उसने अपने साथ खड़े ट्रेनी को देखते कहा, जिसकी इस सोफे पर बत्ती से निकल आई थी। जो जवान, भागना शुरू करो। उसको पीछे आता देकर आफाफ दम दबाकर भागी थी। कमीने इंसान, मैं भाभी हूँ तुम्हारी। भाभी की सतह से सलूक कौन करता है? आफाफ भागते हुए चीखे। उसे डर था वो लड़का असल में ना उसे गले लगा लिया। जिसने तुम्हें मेरे साथ पास सीखने भेजा ना, वो भाई है मेरा। उसने भी दो बदो जवाब दिया।
मुश्किल से ही उसने 10 राउंड लगा लिए थे, मगर उसमें भी उसे 5 घंटे लगे थे। उसकी हड्डियां दर्द से चूर हो गई थी। वो मुंह भर भर कर उसको बदुआएं दे रही थी। बॉस के मैं उसे गले लगा लूँ। उस लड़के ने उसे दांत दिखाते कहा, ओह मैं तुम्हें बताना भूल गया, सरदार और बॉस की बीबी है। शहरयार ने अनजान बनते कहा, क्या सरदार बॉस सर, अपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं भरी जवानी में मरना नहीं चाहता। उस सरदार का नाम सुनते ही वहाँ से रफू चक्कर हुआ था। चलो भी खाना नहीं खाया क्या? शहरयार के बच्चे, एक दफ़ा सरदार को आने दो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, उसको भी देख लेंगे। अभी खाना खा लो, प्रैक्टिस भी रहती है। उसकी बात सुनते फिर से ढह गई। सरदार आज रात फिर नहीं आया था। दार तुम आज भी नहीं आए। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। तुम मुझे पता नहीं किस अजाब में डाल गए हो। और एक तुम्हारा वो भाई चंगेज़ खान की औलाद, मेरा यहाँ जीना मुश्किल कर रखा है। उसने अपने नथने बुलाते हुए कहा तो सरदार उसका गुस्से वाला चेहरा तस्वर करके हंस दिया। अगर मेरी बीवी मजबूत नहीं बनेगी तो मेरे शाना बशाना कैसे चल सकेगी? अब आप इसीलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सरदार की बात पर वो खामोश हो गई थी। जिससे सरदार की खतरनाक ज़िंदगी थी, अफाफ के लिए भी ज़रूरी था कि वो कुछ हद तक सेल्फ डिफेंस सीख कर रहे। एक नया सूरज तलु हुआ था और अफाफ ने एक नया अज़म लिया था कि वो पूरी मेहनत लगन से अपने टास्क को पूरा करेगी। उसका आज का टास्क हाइकिंग का था। सब काफ़ी ऊपर तक पहाड़ के पहुंच चुके थे, मगर अफाफ अभी चंद कदम ही चढ़ी थी और उसका सांस बुरी तरह फूलने लगा। जबकि नीचे खड़ा शहरयार उसे तासुब से देख रहा था। चल भी चुको, ये रिंग क्या रही हो? शहरयार ने अपने हाथ में पकड़ी स्टिक से उसकी कमर को धक्का देते कहा, जो अफाफ को कुछ जोर से ही लगी थी। फिर भी जैसे तैसे करके सबसे आखिर पर अफाफ ने वो चोटी पार कर ही ली थी, जिससे उसका जिस्म बुरी तरह से छिल गया था। उससे एक कदम रखना मुहाल था। अब वहाँ शहरयार और अफाफ ही बाकी बचे थे। अब चलो भी, हमें वापस भी जाना है, शहरयार ने उसे देखकर कहा जो ज़मीन पर बैठी थी। नहीं, मैं नहीं चल सकती, मेरे पाँव में बहुत दर्द है। बहाने मत बनाओ, जल्दी करो। शहरयार ने उसे घरकते हुए कहा तो उसने अपनी टांग से ज़रा सी जीन्स ऊपर करके कहा, जिससे खून निकल रहा था। शहरयार को उसका जख्म देखकर उसके दर्द का अंदाज़ा हुआ तो उसके पास झुका। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इतना दर्द है? तो मैं इतनी देर से क्या बकवास कर रही थी कि मुझसे नहीं होगा, मुझे दर्द हो रहा है, मगर तुमने मेरी एक न सुनी, बल्कि मुझे पूरी चोटी पार करवा कर ही छोड़ी। उसने शहरयार पर फटते हुए कहा, वो तो तुम हर दूसरे कदम चलने के बाद कह रही थी, तो क्या मैं तुम्हें ऐसे ही जाने देता? उसके अनोखे लॉजिक पर अफाफ का दिल के अपना सर पीट ले। बहरहाल उसने अफाफ को अपने पीछे कमर पर चढ़ाया और उसे लेकर चोटी पार करने लगा। जैसे ही शहरयार ने उसे उठाया, उसके दिल की धड़कन तेज। पहली बार किसी लड़की का लम्स महसूस किया था जिसके अंदर जज्बात जगा गया था, मगर उसने अपना सर झटक दिया। 2 हफ्ते बाद आज सरदार और अफाफ की शादी धूमधाम से मनाई जा रही थी, जहां उसके सारे दोस्तों ने शिरकत की थी, जबकि अल्लरम ने अफाफ का भाई बनकर उसकी तरफ से शिरकत की थी। आज सही मायनों में सबने उसको सरदार की बीवी तस्लीम कर लिया था और उसकी वह हकदार भी थी। उसके कहने पर ही सरदार ने अपनी सर्जरी भी करवा ली थी। अब वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का इरादा रखते थे। शहरयार के दिल में कसक भी थी अफाफ के साथ वक्त गुजारने से। उसके दिल में भी उसकी जगह बन गई थी, जैसे वो उसका ख्याल रखती थी। शहरयार को उसकी आदत हो गई थी, मगर वो इस बात से अनजान था कि वो भाइयों की तरह उसे प्यार करती है, क्योंकि वो सरदार का छोटा भाई था, इसीलिए वो उसे भी अपना भाई मानती थी। मगर वो अपने भाई की खुशी में खुश था। देखते ही देखते 1 साल का वक्त गुजर गया था। अफाफ को अल्लाह ने एक आज प्यारी सी बेटी से नवाजा था। उसका नाम इन दोनों ने यारम रखा था। यारम की पहली सालगिरह थी जब सरदार अफाफ के सामने आया, कहने लगा, अफाफ मैं तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा था ना, जब वक्त सही होगा मैं तुम्हें उनसे मिलवाने लाऊंगा, तो आ जाओ, तैयार हो जाओ, ताकि हम अम्मी के साथ जाके रह सकें। चलो मेरे साथ, आज से हम कल से सरदार में रहेंगे। उसने अफाफ को अपने साथ लगाते हुए कहा, जिसे सुनकर अफाफ खुशी से सरशार हुई थी। तो उसकी फैमिली कंप्लीट होने वाली थी, मगर वो इस बात से अनजान थी कि असल मुश्किल तब शुरू हुई थी। जैसे वो उससे अपनी माँ के सामने लेकर आया तो सरदार की माँ सरदार के साथ एक लड़की को देखकर दंग रह गई थी, जिसके हाथ में 1 साल का बच्चा भी था। सरदार तुम किसे ले आए हो? अपने साथ हर दफ़ा तो तुम अकेले आते हो। सरदार की माँ ने ज़रा न खुश लहजे में कहा, माँ ये बहू है आपकी, ये आपका पोता। उसने यारम को अपनी माँ की गोद में रख दिया था, जिसे उन्होंने चटाचट चूम लिया था। मगर अफाफ उनको एकांतना भाई थी। वो सरदार के लिए उनसे ख़ानदान की बहू लाना चाहती थी, मगर अफाफ को देखकर उनका ख्वाब चकनाचूर होता महसूस हुआ। वक्त का पहिया चलता रहा और वह अफाफ की गहरी से गहरी दुश्मन बनती चली गई। उसे बात बात पर टोकती, ताने देती, तंज करती। एक तरह से उन्होंने अफाफ का जीना धोबर कर दिया था। सरदार के कान पर लगभग भरती थी। उनकी पूरी कोशिश थी कि सरदार अफाफ को छोड़ दे, मगर वो भी अपनी बात का एक था। उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता। सरदार की देखो, आज तुम्हारी बीवी ने मेरा हाथ जला दिया। उसकी माँ नकली आंसू बहाकर सरदार के गले लगी, जब अफाफ को घूरा था। तुम इसको कुछ कह क्यों नहीं रहे? ऐसे क्यों खड़े हो? अपनी माँ के रोकर कहने पर उसने उनको खुशी के लिए अफाफ को थोड़ा सा डांट दिया, जो इसकी बात सुनकर डिसहार्ट हुई थी। अफाफ, आइंदा मैं तुम्हें अपनी माँ से बदतमीजी करता हुआ ना देखूँ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बंदर जाओ। और उसने अपनी आवाज़ में गुस्सा लाते हुए कहा। वो अपनी माँ का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था, मगर वो अफाफ को ऐसा भी नहीं कहना चाहता था। वो जानता था कि उसकी माँ सच नहीं कह रही, मगर वो अपनी माँ को उसके मुँह पर झूठा भी नहीं कहना चाहता था। तभी वो अफाफ को घिरकता घर से बाहर चला गया। पीछे अफाफ नमाखों से ज़्यादा देखती रही। अब तो ऐसा हर रोज़ होने लगा था। सरदार रोज़ की चिक चिक से तंग आ गया था।
तो रिफ्रेशमेंट के लिए आज वो अफाफ के साथ बाहर क्रूज़ पर आया था, अपने सब दोस्तों के दरमियान, जहाँ उनकी शर्त लगी थी कि कौन पानी में सबसे ज़्यादा देर ठहर जाता है। हर एक लड़की को फिशिंग के लिए कहा गया था। जो सबसे पहले टास्क जीतती उसका पार्टनर पानी से बाहर आ जाता। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था मगर अफाफ एक भी मछली नहीं पकड़ पाई थी और वजह उसकी जहनी दबाव था जिसकी सांस की तरफ से उसे मिलता रहता। और 1 घंटे से सरदार पानी में था। प्लीज़ आप लोग उसे बाहर आने दें, पानी कितना ठंडा है, गेम को ख़त्म करें। मगर अफाफ की सदा किसी ने नहीं सुनी। सुना तुमने सरदार, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए परेशान हो रही है, वो समझ रही कि तुम 1 घंटे से ज़्यादा भी पानी में नहीं टेक सकते। यलदरम ने सरदार को तंज करते कहा तो वो मुस्कुरा दिया। फिक्र मत करो अफाफ, कोई बात नहीं, मैं उससे ज़्यादा देर पानी में रुक सकता हूँ। उसकी बात सुनती वो गुस्से से उसके पास सीढ़ियाँ उतरती नीचे गई थी और पानी में हाथ के किया था ताकि वो ऊपर आ जाए। मगर सरदार ने भी उसे पानी में खींच लिया जो झड़प से पानी में गिरी। सरदार उसे अपने साथ भिगोता चला गया। उन्हें देखकर सबने इधर उधर मुंह कर लिया था। रात को वो सरदार के कंधे पर सर रख के लेती थी। सरदार, अफाफ ने उसे प्यार से पुकारा। जब भी अफाफ को सरदार पर प्यार आता था तो वो सरदार कहकर पुकारती थी। सरदार जान निसार कर देने वाली नज़रों से उसे देखता हुआ बोला, जी मेरी जिन जान, आप मेरा साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना? उसने अपने लहजे में आस लिए पूछा। नहीं मेरी जान, तो मैं ऐसा क्यों कर लगा कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? वो तो इस जहान में मुमकिन नहीं। सरदार ने उसका सर चूमते हुए कहा, इस बात से अनजान कि वो अपने इन लफ्ज़ों पर खड़ा नहीं उतर पाएगा। बस तुम परसों की पार्टी के बारे में सोचो। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी बहुत खूबसूरत और ग्रैंड होने वाली है। सरदार ने उसका ध्यान दूसरी बात की तरफ लगाया मगर वो ये नहीं जानते थे कि वो खूबसूरत रात उसके लिए कितनी सी रात बनने वाली है। मैडम, सरदार साहब आपकी बातों में ही नहीं आते। अब ऐसा क्या होगा कि अफाफ को छोड़ दें और फिर से आपकी बात मानने लगे? सरदार की वालिदा की मुलाजमा ने उन्हें अफाफ के खिलाफ भड़काना चाहा। फिक्र मत करो सकीना, तुम बस देखती जाओ कि मैं परसों कितना बड़ा धमाका करने वाली हूँ। सरदार चाहे अपनी बीवी से कितना ही प्यार करता हूँ मगर माँ उसे सबसे ज़्यादा अजीज़ है। जब वो अपनी माँ को अपनी बीवी की वजह से मरता हुआ देखेगा तो यकीनन वो अफाफ को घर से निकाल बाहर करेगा। 2 दिन भी पर लगा कर उठ गए। आज कसरी सरदार को दुल्हन की तरह सजाया गया। आज अफाफ, सरदार और यारम तीनों ने ही वाइट ड्रेसिंग की थी। तीनों ही नज़र लग जाने की हद तक प्यारे लग रहे थे। पार्टी में हर तरफ उन्हीं के चर्चे थे। सरदार अफाफ को जितना देखता उतना कम था। उसकी बेचैन नज़रें हर वक्त अफाफ का ही तवाफ कर रही थी जो आज हर तरीके से उसका दिल मोह रही थी। अफाफ सब मेहमानों से मिल रही थी जब मुलाजमा उसके पास भागते हुए और बताया कि सरदार की वालिदा की तबीयत बिगड़ गई। वो उसकी बात सुनते फ़ौरन वहाँ से निकलती अंदर बने हॉल की तरफ गई। यहाँ किसी किस्म का कोई कैमरा मौजूद ना था। वो सरदार के मामा को ज़मीन पर पड़े तड़पता देखकर हकीकतन घबरा गई। आंटी क्या हुआ? आपको सांस लें? इनका गला सुरुक पड़ रहा था। वो हाथ से इशारा करती अपना गला दबाने को कह रही थी जो उन्हें नासमझी से देख रही थी। भला गला दबाने से क्या होगा? मगर उनके पुरजोर असरार पर उसने उनका गला मिलना चाहा जिस पर उन्होंने अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखकर यही लम्हा था जब सब ने अंदर आते अफाफ को उनका गला दबाते हुए देखा जो उससे अचानक ही कहने लगी थी, छोड़ो मुझे, मत मारो, छोड़ो मुझे। उनके एकदम चिल्लाने पर अफाफ के सांस खता हो गए और वो पल में पसीने में नहा गए। अफाफ सरदार के वास्ते चौंक कर पलटी थी जो सबके साथ दरवाजे में शशरत खड़ा उसे देख रहा था जैसे कोई हनूनी देख ली हो। जो ही वो सब अंदर है तो अंदर का माहौल देखकर दंग रह गए थे जहाँ अफाफ बुशरा बेगम का गला दबा रही थी। अफाफ, अल्लाह भाई इतना भी कौन स्कैंडल बनाता है? हद हो गई है, मुझे तो बुरी गुस्सा आता है ऐसे आंटियों पे। अफाफ सरदार की धाड़ पर वो सहम कर उठी थी। सरदार वो आंटी उठ नहीं पा रही थी। उनकी तबीयत इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती सरदार के हाथ से पड़ने वाले थप्पड़ ने उसकी आवाज़ स्लिप कर दी थी और वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। दार, शट अप, जो आइंदा मुझे इस नाम से पुकार। मेरी माँ कहती रही कि तुम एक अच्छी बीवी नहीं बल्कि डायन हो, पर मैं ही नहीं समझ सका। मेरी आंखों पर तो तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी बंदी थी, भला मैं कैसे देख पाता कि तुम्हारे मकरू चेहरा। सरदार के अल्फाज थे नशत जिसने उसकी रूह तक को घायल कर दिया। दार, मेरी बात तो सुनो। उसने अपनी सफाई पेश करनी चाहे मगर वो हर जाए को उस भी सुनने से कासिर था। आज कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से और आइंदा कभी मत आना सामने। उसने अफाफ को बांसों से दबोचे दरवाजे के पास ले जाकर इतनी शिद्दत से फेंका था कि उसकी हथेलियाँ और घुटने बुरी तरह छिल गए जिससे खून बहने लगा और सर अलग दरवाजे से टकराया था जिससे खून की लकीर टपक पड़ी। ठीक है, मैं आपको सफाई नहीं दूंगी, तुम जैसे पत्थर दिल को, मगर अपना बच्चा मैं साथ लेकर जाऊंगी। वो रोते अंदर आई थी अपना बच्चा लेना चाहा मगर सरदार आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। डोंट यू डेयर, हाथ भी मत लगाना। मैं अपने बच्चे पर तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। अभी के अभी निकलो यहाँ से और दोबारा पलट के भी मत आना यहाँ। उसकी बातें अंदर ही अंदर अफाफ को मार रही थी। कैसे चाह सकती थी वो संग दिल शख्स को, मगर वक्त हाथ से निकल चुका था। नहीं जाऊंगी मैं। आप क्या समझते हैं हर बार आपकी मर्जी नहीं चलेगी? वो मैं नहीं थी जो आपकी ज़िंदगी में आई थी, वो आप थे जो ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए। ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया, मैंने आपकी मिन्नतें नहीं की थी। अरे मैं तो आपसे नफरत करती थी, नफरत, मगर वो आप थे जिसने ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी को ज़बरदस्ती अपने काबू में किया बल्कि मुझे अपने प्यार से प्यार करने पर मजबूर किया। और अब जब मैं आपके प्यार में डूब चुकी हूँ तो आप मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर रहे हैं। कैसे कठोर दिल आदमी हैं आप। वो उसका कॉलर थामकर गुस्से से रोते हुए बोली तो सरदार ने उसका मुंह दबोच लिया। आलियान और शहरयार दोनों आगे हुए थे मगर सरदार की एक सर हटती नज़र ने उन्हें अपनी जगह रुकने पर मजबूर कर दिया। लड़की, क्या तुम अपनी औकात भूल गई हो और ये भी कि मैं असल में क्या चीज़ हूँ जो तुम्हारी बोलने की इतनी ज़रूरत हो गई? तो सुनो, तुम्हारी बकवास का मुझ पर इतना भी असर नहीं हुआ।
इसलिए बेहतर है कि हमारी ज़िंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, और वरना तुम पर कहर बनकर बरसूंगा कि कोई जाए पनाह नहीं मिलेगी मुँह छुपाने को। उसने आफाफ को पकड़ के घर से बाहर निकालते हुए कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। सबने उसे रोका था, मगर सरदार ने किसी एक की भी नहीं सुनी थी। अगर किसी ने भी बाहर जाने की कोशिश की तो उससे सरदार के सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो जाएंगे। इस बात ने सबके कदमों को जंजीर किया था और वो चाहते हुए भी आफाफ के पास न जा सके। दरवाज़ा खोलो, मुझे अपना बच्चा ले लेने दो। सारे इंसान, मैं अपने बच्चे के बगैर कैसे रहूँगी? प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। वो दरवाज़ा पीटते बाहर रो रही थी, यहाँ तक कि उसके हाथ जख्मी हो गए थे, मगर कोई बाहर ना आया। मुसलसल 2 घंटे बाद भी जब किसी ने दरवाज़ा ना खोला तो वो घूमते सर के साथ उठी थी। या अल्लाह, मैं किससे मदद मांगूँ? कौन करेगा मेरी मदद? हाँ, पुलिस स्टेशन जाती हूँ, वो ज़रूर मदद करेंगे मेरी। वो अपना बच्चा छीन जाने पर एकदम पागल हो गई थी। बगैर सोचे समझे रोड क्रॉस करने लगी और दाएं तरफ से आती तेज़ रफ्तार गाड़ी को न देख सकी थी जो अचानक उससे आकर टकराई थी। गाड़ी लगने की वजह से उसका वजूद तेज़ी से ऊपर हुआ था, हवा में लहराया और एकदम से ज़मीन पर आ गिरा। उसका खून चारों तरफ फैलता चला गया। आंखें बंद होने से पहले उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा और उससे मुंह से कांपती आवाज़ से निकला तुम, और फिर कुछ भी कहने सुनने के लिए वो होश में न रही। सरदार ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। रही बात बाकी सब की तो वो सब बारी बारी जाने लगे थे। सरदार के जाते ही शेरिया और ज़िशान और आलियन बाहर को भागे थे आफाफ के पास जाने के लिए, मगर वहाँ दूर दूर तक आफाफ का नामो निशान तक नहीं था। शिट शिट शिट, आके कहाँ गई आफाफ? उसको यहीं होना चाहिए था ना। उसको तो यहाँ के रस्तों का भी नहीं पता। आलिया ने सर पकड़ते परेशानी से कहा। क्या पता वो अपने बाबा के पास गई हो। ज़िशान ने चौंक कर कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसके बाबा तो कौमा में है, वो उनके पास जाकर क्या करेगी? वो तो यहाँ किसी की भी मदद नहीं ले सकती। वो सब इस बात से अनजान थे कि आफाफ के वालिद तो कब के इंतकाल कर चुके थे, लेकिन हाँ, शायद वो पुलिस स्टेशन गई हो। उस लड़की से किसी चीज़ की भी उम्मीद की जा सकती है। चलो वहाँ देखते हैं। वो सब अपनी अपनी गाड़ी में बगैर रुके देर किए निकले थे। सरदार कमरे के दरवाजे से टेक लगाए बैठा था और अपने हाथ को देख रहा था जो उसने आफाफ पर उठाया। वो एकदम उठा, अपना हाथ शीशे तोड़कर जख्मी कर लिया। क्यों क्यों आखिर क्यों आफाफ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने तो मेरी दौलत छोड़कर मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी माँ पर हाथ डाला। ये मैं किसी सूरत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें यहाँ से तुम्हारे भले के लिए भेजा है, वरना तुम शायद नहीं जानती कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लेता। सबसे बड़ा धोखा दिया है तुमने सरदार को। सरदार के दिल पर वार किया है जिसकी कोई माफ़ी नहीं। वो अपने आंसू साफ करता उठा और वॉशरूम में बंद हो गया। वो सब उसको पूरी रात ढूंढते रहे थे, मगर आफाफ उनको ना मिली और ना ही उसे मिलना था। वो सब सुबह शिकस्ता हाल सरदार मेंशन पहुंचे, जहां सरदार की वालदा शगुफ्ता अपने गले पर पट्टी बांधे अपनी मुलाजमे के साथ नाश्ता कर रही थी। सरदार भी वहीं मेज़ पर बरजुमा नाश्ता कर रहा था। वो सब उसको यूँ आराम से बैठे नाश्ता करते देखकर हैरत का शिकार हुए थे। सरदार, तुम यहाँ बैठे हो? शहरिया ने हैरत से कहा। हाँ, तो मुझे और कहाँ होना चाहिए था? उसने मुँह उठाते संजीदगी से कहा। तो आलिया ने जब से मुठिया भेजी। तुम्हारी बीवी कल रात से गायब है और तुम यहाँ नाश्ते से लुत्फानंदोज़ हो रहे हो। डैम इट, आलिया ने दोनों हाथ टेबल पर मारते कहा। तो सरदार ने उसे शर्मसार आंखों से देखा। आलियन, बेटा, इस लड़की ने मेरे साथ इतना कुछ किया और तुम अभी तक उसकी साइड ले रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? सायरा बेगम ने आंसू से लबरेज आंखों से कहा। तो आलियन को एकदम परेशानी हुई थी। सॉरी आंटी, मेरा ये मतलब नहीं था। मॉम, आप चलकर कमरे में आराम करें, यहाँ मैं संभाल लूँगा। एहसास हमेशा अपनों को होता है, परायों को नहीं। सरदार ने उन्हें उठाते मुलाजमों को इशारा किया जो संदर ले गई। सरदार, तुम ऐसा मत करो, आफाफ के साथ वैसी नहीं है। शहरिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा। तो शहरिया ने पलट को जोर का मुक्का मारा था, यहाँ तक उसके मुंह से खून निकलने लगा। सरदार, वो सब उसे रोकने आगे बढ़े। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है उसका नाम लेने की जिसने हमारी माँ को जान से मारना चाहा? जब मैं एक दफ़ा कल बकवास कर चुका हूँ कि इसका नाम इस घर में कोई नहीं लेगा, तो मतलब कोई नहीं लेगा। अगर आइंदा मैंने तुम सबके मुँह से उसका नाम भी एक बार सुना तो उसका घर में आना बंद कर दूंगा मैं। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, उसने सर्द लहजे में कहा। तो क्या तुम्हारे इस तरह कहने से तुम्हारा प्यार ख़त्म हो जाएगा आफाफ के लिए? शहरिया ने अपने मुँह से खून साफ करते हुए कहा। वो कल ही मेरे दिल से उतर गई थी जब उसने मेरी माँ पर हमला किया। मेरे दिल में उसके लिए कोई भी जज्बा बाकी नहीं रहा। वो बस एक कातिल है और कुछ नहीं। वो मेरे लिए मर चुकी है और बेहतर है कि तुम लोग फिर से अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। सरदार के सख्त अल्फाज वहाँ खड़े इन सबको हिला गए थे। अच्छा, ऐसी बात है। तो उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, मगर यारम उसका क्या? उसकी तो माँ है ना वो। तुम एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कैसे कर सकते हो? आलिया ने तंजिया नज़रों से उसे देखते हुए कहा। जैसे उसने मुझे मेरी माँ से अलग करना चाहा, वैसे मैंने उसे उसके बेटे से अलग कर दिया। बात ख़त्म। इस वक्त सरदार का लहजा जालिम हद तक शफाक था। सही कहा तुमने। अगर वो मर भी जाए तो तुम्हें इतना फ़र्क ना पड़े। सही कहा ना मैंने? सरदार हल्दर दरवाजे में खड़े हुए अपने बाजू सीने पर लपेटते हुए दिलचस्पी से कहा। तो सरदार के दिल में कुछ हुआ था उसकी बात सुनकर। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों उड़ गए? अच्छा नहीं लगा कि मेरी बात सुनकर? उसकी बात सुनकर सरदार ने अपनी टाई ढीली की थी। अपनी बकवास बंद करो। सरदार ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। क्यों बुरा लग रहा है क्या मेरी बात सुनकर? अभी खुद तो तुमने कहा कि वो तुम्हारे लिए मर गई है, और अगर वो असल में भी मर गई तो तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यतीम तो यारम होगा ना, तुम नहीं, क्योंकि यारम सिर्फ उसका बेटा है। यही कहा था ना तुमने कल? वो मिल नहीं रही, क्या पता वो पहले ही मर गई हो। कोई दरिंदे से अनजान शहर में से नोच खसूट कर खा गए हो, या फिर किसी की खाई में गिर गई हो। वो वैसे भी तुम भी तो ये चाहते हो ना कि वो मर जाए, तो इससे अच्छा है कि उसे मर जाना चाहिए। उसकी बात पर वहाँ खड़े हर एक शख्स की रूह तक लरस गई थी।
जबकि सरदार अपना आप खोते हुए उसके पास सर से बेतर पितर मारता चला गया। यलदरम, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम सब उसे ढूंढ तो रहे हैं, मिल जाएगी, प्लीज़ वो ऐसी बात मत करो, आलिया ने उसे सरदार से छुड़ाते गुस्से से कहा था। सरदार को सांस चढ़ गया था। वो वापस आने को पलटा जब यलदरम की बात पर उसने कदम जंजीर हुए थे। जानते सरदार, मैं दुआ करता हूँ कि फाफ मर जाए, क्योंकि अगर वो बच भी गई तो उससे यारम की जुदाई मार डालेगी। यलदरम ये कहते वहाँ से जा चुका था, जबकि अपनी बात से वो सरदार के दिल पर बुरी तरह कुचल कर लहूलुहान कर चुका। इस बात को 3 माह गुजर चुके थे, उनमें से कोई भी अब तक अफाफ को ढूंढ नहीं पाया। सरदार बज़ाहिर आम अंदाज में सबके साथ रहता था, दोस्तों से मिलना जुलना भी जारी था और लोगों को दिखाने के लिए लड़कियों से मेल मुलाकात भी, ताकि लोग ये ना समझे कि बीवी का रोग दिल से लगा कर बैठ गया है। लड़कियां उसके कमरे में जाती ज़रूर थी, मगर अंदर जाकर एक कोने में बैठी रहती, क्योंकि सरदार किसी को भी अपने पास तक नहीं आने देता था। उसकी ज़िंदगी पूरी बदल कर रह गई थी। सब उसे ढूंढने में जब नाकाम ठहरे तो सरदार बगैर किसी खेले मिले उसे ढूंढना शुरू किया, और वो भी नाकाम ठहरा था, और यही बात उसके हिसाब से छोड़ने का बाइस बन रही थी। उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। उसने महंगे से महंगा इन्वेस्टिगेटर हायर किया था, मगर कोई उसकी छोटी सी खबर भी ना ला पाया था, जो वह गुजरने के साथ साथ उसके देश में इजाफे का बाइस बन रही थी। आज सुबह वो सब फिर इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। इन दिनों ये हुआ था कि यलदरम की शादी हो गई थी। वो लड़की नहायत से प्यारी और नहायत अच्छी अखलाक की मालिक थी। सबके लिए शौक की बात थी कि दिलफिंक यलदरम इतनी अचानक कैसे बदल गया था। और सुनाओ भाई, कैसी जा रही है तुम्हारी शादी? जशान ने संजीदगी से पूछा। हाय फाई ब्रो, अब मेरे पास भी कोई है जो रात को मेरा इंतजार करती है, अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाती है। सच पूछो, ऐसी अच्छी बीवी किसी नेमत से कम नहीं होती है ना सरदार? जशान ने शुरू में सबको जवाब देते आखिर में सरदार पर तिहरा तंज किया था, जिसने बमुश्किल मुठियाँ भेजकर बर्दाश्त किया, वरना उसकी बात पर उसने अफाफ की यह शिद्दत से आई थी, जो अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाती थी और यहाँ तक कि रात देर तक उसका इंतजार करती थी। उसे याद करते उसकी आंख हल्की से नम हुई थी। अफाफ का कुछ पता चला? एक शहरयार ने पूछा तो सब अफाफ के जिक्र पर संजीदा हुए थे। सब ने निफ़ी में सर हिलाया। क्यों, क्या कोई इस तक ना पहुँच पाया था? बज़ाहिर तो सरदार खुद को लापरवाह ज़ाहिर कर रहा था, मगर दरहकीकत उसके कान वहीं टिके हुए थे। यलदरम अपना फ़ोन वहीं छोड़े एक्सक्यूज़ करता उठा था, वॉशरूम चला गया। जैसे ही वो वहाँ से गया उसके फ़ोन पर कॉल आने लगी, जहाँ वाईफाई कॉलिंग लिखा था। उसने एक दूसरे को मायने खींच नज़रों से देखा था। अरे वो देखो यार, वो बज़ाहिर गुलाब के फूल खरीद रहा है। अरे वो देखो, वो बाहर गुलाब के फूल खरीद रहा है। आलिया ने सबकी तवज्जो बाहर की तरफ करवाई, जहाँ यलदरम खुशी खुशी गुलाब के फूल खरीद रहा था। जल्दी कॉल पिक करो, भाभी को बताते हैं। शहरिया ने फ़ौरन कॉल पिक करते स्पीकर पर डाली। इससे पहले कि मुझसे कुछ कहते आगे से पहले ही बोल पड़ी। यलदरम, कहाँ हो तुम? क्या अफाफ के पास नहीं जाना? तुम जानते हो ना हमें देर हो रही है, वहाँ से जल्दी निकलो, फिर हम अफाफ से मिलने के लिए चलेंगे। मैं तैयार हूँ, बस तुम घर आ जाओ। और तुमने फूल ले लिए ना, उसके लिए याद से लेते आना। ये कहते कॉल कट कर चुकी थी, जबकि अब वहाँ मौत का सन्नाटा छा गया था। सबके ही जहन में ये सवाल था कि यलदरम जानता था अफाफ का है, मगर उसने किसी को क्यों नहीं बताया, छुपाया क्यों? अच्छा गाइस, अब मैं चलता हूँ, अपनी बीवी को फूल भी तो देने हैं। उसने अंदर आते अपनी चीज़ें उठाई थी, मगर इन सब के तासुरात न नोट कर सका। जैसे वो अपनी गाड़ी में बैठा, उसके जाते ही सब एक गाड़ी में उसके पीछे निकले थे। गाड़ी सरदार ड्राइव कर रहा था, जबकि जिसकी स्पीड वो लम्बा बढ़ाता जा रहा था। सब खामोशी से उसका चेहरा देख रहे थे, जो खतरनाक हद तक गुस्से से लाल हो चुका। किसी में कुछ भी कहने की हिम्मत बाकी ना थी। वो यलदरम की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। पहले यलदरम ने अपनी बीवी को घर से पिक किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी ड्राइव करने लगा। सरदार की गाड़ी भी ठीक बिल्कुल उसके पीछे थी। जैसे ही यलदरम की गाड़ी अपनी मंजिल को पहुंची तो सरदार के साथ साथ बाकी सभी हैरत से दंग रह गए थे। मुँह में कहने के लिए कुछ फास न बचा। जो वो देख रहे थे वो देखना नहीं चाहते थे। उन्हें लगा सब झूठ है, मगर यलदरम की यहाँ मौजूदगी किसी अनहोनी का पेशखेमा लग रही थी। जैसे ही यलदरम कब्रिस्तान के अंदर गया, सरदार भी कांपते कदमों से उसके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही यलदरम ने कब्र के सामने पहुँच कर उसकी कब्र पर गुलाब के फूल रखे और कब्र पर गंदा नाम पढ़कर सरदार के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अपने जिस्म से जान निकलना किसे कहते हैं, सरदार को ये आज मालूम हुआ था। उसकी हस्ती सही मायनों में हिलकर रह गई। अफाफ बिन्त सयाल नाम की कब्र देखकर आर्यन के दिल में दर्द उठा था, और उसने भी यकीनी से सरदार को देखा, जो खुद भी फटी फटी आंखों से कब्र को देख रहा था। यलदरम, ये सब क्या है? तुम यहाँ क्यों बैठे और इस कब्र पर अफाफ का नाम क्यों लिखा है? जशान चीख कर बोला। जशान की आवाज़ सुनकर यलदरम उठा और पीछे पलटा। हैरत से तो उसकी बीवी भी देखने लगी थी सबको। तो आखिर तुम सबको पता चल ही गया है। वैसे मैं कभी भी नहीं चाहता था कि तुम लोगों को पता चले, मगर खैर अब तुम लोगों ने देख ही लिया है तो छुपाने का और कोई फ़ायदा नहीं। यलदरम ने साफ सपाट अंदाज में कहा। मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ बताओ, तुम कब से जानते हो अफाफ मर चुकी है और हमें क्यों नहीं बताया? उसके कॉलर को मुट्ठी में तो पोंछते शहरयार बपरते हुए बोला। ऐन मुमकिन था कि वो उससे एक मौका ज़रूर झड़ देता। जानना चाहते हो मैंने तुम सब में से किसी को क्यों नहीं बताया? तो सुनो, मैं उसी दिन जान गया था जिस दिन तुमने अफाफ को घर से बाहर निकाला था। मेरी आंखों के सामने से मैंने अपनी ज़िंदगी हारते देखा था। अपनी आंखों से मैंने उसे खून में रेंगते
अपने बच्चे को सदाएं लगाते देखा। उस दिन मेरे हाथ उसकी दम तोड़ती सांसों लम्हा भलम्हा तेजी से बहते खून से रंगे हुए थे, और उस दिन मैंने कसम खाई थी कि उसकी मौजूदगी कायम तुम में से किसी एक को भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम सब के सब उसकी मौत के जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम में से किसी एक ने भी उसका यकीन नहीं किया, ना उसके पीछे है। अगर तुम लोग उसको रोक लेते तो हालात ऐसे ना होते। यलदरम ने गुस्से से सुर्ख होते शहरयार को पीछे धक्का दिया, जो आलियन पर जाकर गिरा, मगर सरदार तो उसका शौहर था, कम अज़ कम वफाक की आखिरी रसूमात का हक अदा करने उसे देते। आलिया ने सरदार की सुर्ख बहती आंखों शकस्ता कदमों से ज़मीन पर बैठते देख यलदरम से कहा, आखिरी रसूमात? वह जो अदा करेगा उसका हक उसे पता भी है। आखिरी रसूमात होती क्या है? क्या ये हकदार था उसका? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम एक कातिल को कैसे कह सकते हो कि मकतूल का हक अदा करे? इतना आसान है ये सब? असल में तो यही मुजरिम है। उसकी मौत का कैसे? वो अपने बच्चे से मिलने की भीख मांगती रही, उसने कैसे बेदर्दी से उसे घसीटते हुए चौखट से बाहर निकाल दिए। कहते उसके घर में और उसकी ज़िंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं, वो मर चुकी है। उसके लिए यही कहा था ना तुमने सरदार? और अब अगर वो मर ही गई है तो फिर ये दुख का दिखावा क्यों? कम अज़ कम उसे सुकून से मरने तो दो। तुम जानते हो उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए सच्चा प्यार देखा था, वफ़ा देखी थी, मगर तुम तो इस लायक ही नहीं थे, इसलिए खुदा ने उसे तुमसे छीन लिया। यकीन मानो सबसे ज़्यादा खुशी में उस वक्त में हूँ। मेरे दिल की हालत इस वक्त तुम्हें देखकर कितनी अच्छी हो रही है, पूछो मत, क्योंकि तुम यही डिज़र्व करते हो। और तुम दोनों, उसने आलिन और शहरयार की तरफ इशारा करते कहा, बड़ी मोहब्बत का दम भरते थे। मेरी बहन से अब पता चला कि वो तुम दोनों के मुकद्दर में क्यों नहीं लिखी। यलदरम ने सुर्ख आंखों से ज़बरदस्ती आंसू पोंछते कहा, क्योंकि तुम लोग उस पर यकीन ना कर पाए। तुम लोगों को भी क्या कहना, ये जब शौहर होकर उस पर एतबार नहीं कर पाए तुम लोग, तो फिर पर आए थे उसकी बातों पर दोनों की आंखें शर्मिंदगी से झुक गए। सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो बीच मंझधार में साथ छोड़ते। सच्ची मोहब्बत तो वो है जो मरते दम तक साथ निभाए, जैसे फात ने तुमसे की सरदार, और बदले में तुमने उसे क्या दिया सरदार? बेतबारी। तुम हो ही इस काबिल कि तन्हाई तुम्हारा मुकद्दर बने और तुम्हारे को चाहने वाला ना हो, और बैठकर गम मनाओ। जो असल में तुम्हारे साथ थी, तुमसे मोहब्बत करती तो उसको तो मार दिया तुमने, अब भुगतो। वो तंज़िया अंदाज में सरदार को चिताता वहाँ से जा चुका, जबकि यलदरम की सच्ची और तल्ख बातें सरदार का दिल चीर कर लहूलुहान कर गई थी। कान कुछ भी सुनने समझने की सलाहियत से महरूम हो गए थे। वो बस बिखरे हुलिये में अपनी दुनिया, जहाँ की दौलत अपनी मोहब्बत खो देने पर मातम करना था, और बस यकटक अफाफ की कब्र को देख रहा था। उसे लग रहा था कि वो अभी वहाँ मौजूद है और कह रही है कि देखो मुझे पाकर खो दिया तुमने, ऐसा तागर कितने घाटे का सौदा किया तुमने। बरसती तेज़ बरसात शुरू हो चुकी थी, मगर वो दुनिया जहाँ भुलाए कब्र को प्यार से छूता मुंह में उससे वापस आने की इल्तिजा कर रहा था, जिससे कि अमल की ज़िंदगी से ही रूठ गई थी। सरदार उठो, चलो यहाँ से, तुम भीग रहे हो। शहरयार ने उसका कंधा हिलाया, मगर वो टस से मस ना हुआ। सरदार तुम सुन रहे हो? आलिया ने उससे घिरका, मगर वो कंधा झटक गया। तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे तन्हा रहने दो। अफाफ के पास तुम देख नहीं रहे, वो सो रही है, तुम इस तरह बोलोगे तो उसकी नींद खराब होगी। वो एक एक लफ्ज़ चबाते बोला। सरदार ज़शान की जहनी कैफियत देखकर हैरत से दंग लहजे में बोला, मैंने कहा दफ़ा हो जाए सब। वो एकदम धाड़ा तो नाचार, उन सबको अपने कदम पीछे हटाने पड़े। अफाफ उठ जाओ, देखो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, उठ भी जाओ, तुम्हें पता है ना मुझे ऐसे मजाक नहीं पसंद। देखो बस एक बार आ जाओ, बस एक बार, फिर कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा, आई स्वेयर। और देखो यार, मैं तुम्हें याद कर के रोता है, मेरे लिए ना सही, उसके लिए आजो। रोते हुए इस मजबूत मर्द की हिचकियाँ बन गई थीं। क्या करोगे मेरे वापस आने पर? सामने अफाफ को बिल्कुल सफ़ेद लिबास में देख वो चौंका था। नया सफ़ेद लिबास, उजला लिबास था, मगर माथे और हथेलियों से खून टपक रहा था, बिल्कुल उस दिन की तरह जब सरदार ने उसे धक्के देकर निकाला। अफाफ तुम आ गई मेरी जान, प्लीज़ अब मुझे छोड़कर मत जाना। ये सब कहते हैं कि तुम मर गई हो, मगर मैं जानता हूँ तुम जिंदा हो, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उसने मासूम बच्चे की तरह पूछा था। वो खिलखिलाकर हंसती थी तो वो भी मुस्कुरा दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पीछे लेने लगी तो सरदार की जान लबों पर आ गई थी। कहाँ जा रही हो? प्लीज़ मत जाओ, मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। वो बेचैन हुआ। झूठ, इंतज़ार तो मैंने किया था तुम्हारे आने का, मैं वहीं तुम्हारा इंतज़ार करती रही, चौखट पर बैठी रही, तुम्हें बुलाती रही, मगर तुमने नहीं आए। हाँ लेकिन मौत आ गई, उसने अजीब लहजे में कहा। तो सरदार ने उसे घिरका, कैसी बातें करती हो, खबरदार जो ऐसी बातें की। अब मैं किसी को भी तुम्हें दुख पहुँचाने नहीं दूंगा, मैं खुद तुम्हें छुपा कर रख लूँगा, फिर कोई तुम्हें मार नहीं पाएगा। सरदार ने जुनूनी अंदाज में कहा। तो वो कहकर लगा उठी, मगर फिर बोली तो लहजा दुख दर्द से लबरेज था, मुझे भला कौन मारेगा? मुझे तो तुम खुद अपने हाथों से मार चुकी हो, अब तो मुझ में कुछ बचा ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, तुम जिंदा हो तो मेरी अफाफ हो, मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकती। वो तो उसकी बात सुनकर ही पागल हो उठा था। अजीब सितम है तुम्हारे सौदागर, सांस छीन कर कहते हो जीना होगा मुझे, ये कैसी खुदगर्जी है सरदार? वो नम आंखों से बोली तो वह दर्द से चिल्ला उठा था। नहीं हूँ मैं सौदागर, नहीं हूँ, सुना तुमने? नहीं हूँ मैं सौदागर, दिलदार हूँ मैं तुम्हारा जैसे। उसने अब कहा। अफाफ का वजूद हवा में हायल होता गायब हो चुका और वह पागलों की तरह से पुकारता रह गया, अफाफ अफाफ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मर जाऊंगा मैं। उसकी कब्र पर सरकते दुखते जिस्म से बोला। बारिश उसे भिगोती चली गई थी, मगर उसके लबों पर एक ही सदा थी, सौदागर नहीं, मैं दिलदार हूँ तुम्हारा। इस कमरे में मौजूद मरीज़ की हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हुई तो डॉक्टर्स में अफरा तफरी मच गई। फ़ौरन सर को कॉल करो, मरीज़ा को होश आ रहा है।
डॉक्टर के कहने पर नर्स भाग किसी को कॉल करने भागी थी। ये मैं कहाँ हूँ? कौन सी जगह है? कौन हो तुम लोग? इस लड़की ने सर थामते कहा, सर में टीसों की शदीद लहर उठी। मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। कहाँ है वो मेरा बच्चा? सीज़न 1 ख़त्म शुद। नावल नेम है मेरा सौदागर मेरा दिलदार बाय एमन रज़ा। ठीक है, होप आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और इंशाल्लाह सीज़न 2 भी बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीज़न के साथ। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।